हर घर में ना कहानी गाई जाएगी अभिमन्यु की। अभिमन्यु माँ के गर्भ में डिजाइन हो गया था, उसको सब कुछ पता लग गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे माँ जाग गई तो उसको ये नहीं पता था कि चक्रव्यूह से बाहर दाखिल नहीं। बेसिक गलतियां एज ए पेरेंट, जो नई जनरेशन जो पेरेंट बन रही है, जो भी 25-26 साल का जो आपको देख रहा है, वो क्या करते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि 45 बेबीज है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर चुके। जो फ्यूचर पेरेंट्स होने वाले हैं उनको क्या ऐसी 5 हैबिट्स अपनी लाइफ में रखनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे पेरेंट्स बन पाए? अगर बीज शुद्ध है तो फल भी बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी। प्रेगनेंसी के दौरान माँ खुद तलवार लेके प्रैक्टिस किया करती। 36 स्किल आइडेंटिफाई किए थे, ये मुझे मेरे बेबी को देना है। बच्चा 7 साल का हो गया और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उसका ब्रेन 2 इयर्स जितना है। ADHD, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, 10 में से 6 बच्चे आज कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक बन रहे हैं। स्पेशली माए सीरियल देख रहे हैं जहाँ क्राइम पेट्रोल टाइप के, सोशल मीडिया पर रील्स देख रही हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ब्रेन? तो माँ प्रेगनेंसी के दौरान यदि त्राटक विधि कर रही है तो माँ का आईसाइट स्ट्रांग बन रहा है और माँ की वजह से बेबी का आईसाइट स्ट्रांग बन रहा है। 150 से भी अधिक फ्लैश कार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए उस बेटी का 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 4th मंथ में। मैंने अगर सही सुना है तो 3 महीने तक का बच्चा तो प्रॉपरली देख भी नहीं पाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, यानी कि आपका अपना विकास में। हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने घर को सजाने के लिए, आर्किटेक्ट हायर करते हैं। एक बात पूछूं, उससे तो घर सजेगा जिसके दम पर हम आगे जाने वाले हैं। हम बात करते हैं अपनी 7 पुश्तों की, हम बात करते हैं अपने भारत एक विश्व गुरु बनेगा। कैसे बनेगा? वो बनेगा जब हमारी संतान, हमारे बच्चे ऐसे होंगे। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है वो बच्चे ऐसे कैसे होंगे? कैसे इतने जीनियस बच्चे पैदा होंगे? कैसे स्वामी विवेकानंद आ सकते हैं? कैसे भगत सिंह दोबारा आ सकते हैं? कैसे छत्रपति महाराज शिवाजी वापस आ सकते हैं? कैसे महाराणा प्रताप जैसे इतने बलशाली, इतने लॉन्ग टर्म विजन वाले, कैसे महाराजा रणजीत सिंह जैसे व्यक्ति वापस आ सकते हैं? कैसे ऐसा दिमाग आ सकता है? ये सब संभव है गर्भाधारण संस्कार के द्वारा। यहाँ पर हमें ना एकदम परफेक्ट बेबी की प्लानिंग नहीं करनी है। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ प्रिपेयर्ड पेरेंट बनना है, हमें सिर्फ अवेयर पेरेंट बनना है। अगर हम इतना कर गए ना, भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इसीलिए हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो बाय प्रोफेशन तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन जिस मिशन पे वो काम कर रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो है गर्भाधारण संस्कार। आज हमारे साथ हैं बहुत सारी माताओं को हेल्प करने वाले और बहुत अच्छे काम को करने वाले, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, जो भारत निर्माण में काम कर रहा है। वो है विष्णु माने जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। सर, एक बात कही जाती है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, लेकिन इन बच्चों का भविष्य कब तय होता है? मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जन्म के बाद का जो सक्सेस है, भविष्य है, वो जन्म के पहले के 9 महीने में डिज़ाइन किया जाता है। और वो डिज़ाइन करने वाली माँ जो होती है, माँ डिज़ाइनर है। माँ डिज़ाइनर है। जो खाएंगे पिएंगे, जो सोचेंगे, जो बोला जाता है, वैसा का वैसा बच्चा डिज़ाइन हो जाएगा। और लेकिन आज की जो, जैसे मेरी जब मदर होंगी प्रेग्नेंट मेरे टाइम पर, तब तो इतना टीवी का चलन ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। इवन लाइफस्टाइल भी कहाँ आज के जैसा था। उस वक्त माँ जब घर में थी तो वो अनेक क्रियाएं किया करती थी। उसको पता नहीं था कि इसका असर मेरे बेबी के ऊपर क्या हो रहा है। बट ऐसे हमारे जो कल्चर्स थे, हमारा जो लाइफस्टाइल था उस वक्त का, वो बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ था और उसका बहुत अच्छा असर कोख के संतान के अंदर होता था। मैं एक एग्जांपल इसके रिलेटेड आपको दे सकता हूँ। 40-50 साल पहले की माँओं को हम देखेंगे तो वो माएँ वर्किंग नहीं थी, यानी कोई स्ट्रेस नहीं था उनके ऊपर इतना ज़्यादा जैसे आज वर्किंग महिलाओं के ऊपर है। और दूसरी बात, जैसे कि कई सारी एक्टिविटीज़ किया करती थी, मैं बात किया उसमें एक एक्टिविटी मतलब याद रहेगी आपको, जो 40-50 साल पहले वाली माएँ थी, वो माएँ जब भी समय मिलता था वो मार्केट से जो ऊल लेके आया करती थी, उस ऊल का स्वेटर बनाना शुरू करती थी। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, जो माँ प्रेग्नेंट है और आने वाले उस बेबी के लिए स्वेटर बुन रही है, वो स्वेटर बुनते वक्त किसका ख्याल किसका रहेगा उसके मन में? बहुत सही बात बोली, बहुत सही बात बोली। बच्चे का ही ध्यान रहेगा। एग्जैक्टली। और वो एक बार नहीं, दिन में घर के काम करते करते जब भी उसको खाली समय मिलता था वो हाथ में लेकर बैठी बुनने के लिए।
तो वहाँ पे क्या होता था, साइकोलॉजिकली वो इमोशंस, वो लव, वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग क्रिएट होता था। आज की माँ को, जो माँ सुबह से लेके शाम तक खुद की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी, इन सारी जिम्मेदारियों में उलझी हुई है, उस माँ को नेचर ने दी हुई जो एक जिम्मेदारी है, कोख के अंदर बेबी को डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी, मतलब वो जिम्मेदारी कहीं तो इन सारी जिम्मेदारियों में दब चुकी है, या उसका जो मतलब ध्यान कहीं तो कम हो चुका है। वाह, आप बहुत बात करते हैं गर्भाधारण संस्कार पर, तो एक बार ऑडियंस को बताएं, नाम से समझ में आ रहा है लेकिन क्या होता है एग्जैक्टली, उसे पूरा ढंग से एक बार क्लियर कर दीजिए। जरूर जरूर जरूर। सी, क्या होता है कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स क्या है कि हमें याद रहते हैं और रिलेट करते हैं। सो जैसे किसान हम देखते हैं, किसान क्या करता है, जिस तरह का अनाज उसको चाहिए वही बीज बोता है, करेक्ट। उसको अगर मतलब गेहूं चाहिए तो वो गेहूं बोता है, और गेहूं कैसा बोता है, अच्छा बीज। बीज कैसा चुनता है, अच्छा बीज। जमीन कैसे बनाता है, वो उपजाऊ जमीन बनाता है, उपजाऊ जमीन चुनता है और उस जमीन के अंदर एक अच्छा बीज बोता है। अभी जमीन को भारत में हम क्या कहते हैं, भूमाता, धरती माँ। ये धरती माँ कहते हैं। तो किसान क्या करता है, बीज बोता है तो कहाँ पे बोता है, भूगर्भ में बोता है। पिता भी जब बीज देता है वो स्त्री गर्भ में बोता है। सो किसान ने जो बीज बोया है वो बीज अभी भूगर्भ में जाता है। जैसे ही वो भूगर्भ में जाएगा, वो पहले कहाँ पे उगेगा, जमीन के अंदर या जमीन के बाहर? पहले तो जमीन के अंदर होगा। एग्जैक्टली। तो वो क्या होता है, भूगर्भ से पहले जैसे ही जाता है भूगर्भ से जुड़ जाता है। भूगर्भ से जुड़ने के बाद भूगर्भ के अंदर जो एनवायरनमेंट उसको मिलता है, यानी पानी मिलता है, जो भी फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, जो न्यूट्रिशन उस रूट्स को मिलता है, उस बेसिस पे निर्भर होता है कि ये पौधा ज़मीन के बाहर सफल होगा या नहीं होगा। सो ज़मीन के बाहर की उस बीज की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ पूरी तरह से ज़मीन के अंदर, भूगर्भ के अंदर बीज के रूट को मिले हुए एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करती है। ये सो और नो? सो एग्जैक्टली पिता क्या करता है, पिता बीज देने का कार्य करता है। पिता से आया हुआ बीज स्त्री गर्भ में जाता है, स्त्री गर्भ में वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है प्लेसेंटा से, और कनेक्ट होने के बाद में 9 महीने के लिए वहाँ पे रुक जाता है। तो उस 9 महीने में सोचिए एक छोटा सा बीज पिता से आया हुआ है, उस छोटे से बीज का पूरी तरह से रूपांतर, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, एक पूरे व्यक्तिमत्व में होता है, एक बच्चे में होता है। मतलब पाँव के नाखून से लेके सिर के बालों तक पूरा शरीर उस बीज से निर्माण होता है। और वो कहाँ पे हो रहा है, स्त्री गर्भ के अंदर। सो पूरा बच्चा ही उस कोख के अंदर बन रहा है। आंखें, मतलब हृदय, ब्रेन, सारी चीज़ें कोख के अंदर ही बन रही है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक छोटे से बीज से एक व्यक्तिमत्व में रूपांतर करने का, ट्रांसफॉर्म करने का काम ये माँ कर रही है। और कब कर रही है, 9 महीने के प्रोसेस के दौरान कर रही है। तो ये 9 महीने का जो समय है, ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप कैसे मतलब कैरी करते हैं, इग्नोर्ड वैसे, मतलब जैसे कि आपने ध्यान नहीं दिया तो बच्चा बढ़ने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। एटोनोमस सिस्टम जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो स्त्री गर्भ में बच्चे को बढ़ाएगा। लेकिन अगर फोकस करके यदि आप बढ़ाते हैं, इमोशनली कनेक्ट होकर बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ बहुत अच्छे परिवर्तन हो जाते हैं। सो जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि आप एग्ज़ाम दे रहे, पढ़ाई करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे। और बिना पढ़ाई करके आप एग्जाम को जाएंगे तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? मतलब रिजल्ट्स तो ही लगने ही वाले हैं, बट पढ़ाई करके यदि आप एग्जाम को जाते हैं तो आने वाला रिजल्ट्स अलग होता है। वैसे ही गर्भ संस्कार करके, इस गर्भाधान प्रोसेस को फॉलो करके यदि आप बच्चे को जन्म देते हैं, तो इस 9 महीने के दौरान जो गुण, जो क्वालिटी, जो कैपेसिटी, जो बौद्धिक क्षमताएं आप प्राप्त करना चाहते हैं बेबी के अंदर, वो लाने के लिए कुछ प्रयास जरूर कर सकते हैं और एक बेहतर संतान को आप जीवन दे सकते हैं। और एक संतान अगर सही निकल जाए तो कहा जाता है कि आपकी 7 पुश्तें सुधर जाएंगी। एक घर में सही अगर कोई IPS आ जाए, एक घर में डॉक्टर आ जाए, या एक ऐसी जीवात्मा आ जाए जो आपके घर के मतलब फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत रखता है। एग्जैक्ट। जैसे मैं भी अभी पेरेंट बना हूँ, तो जब मुझे पता लगा गर्भधारण संस्कार के बारे में, तो जब हमने सर्च करना शुरू किया ना, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। कोई कह रहा था कि पहले महीने से शुरू होता है, कोई कह रहा था 7वें महीने से शुरू होता है, कोई कह रहा था उससे पहले, ये कंसीविंग से पहले शुरू होता है। तो एक क्लैरिटी नहीं थी। तो क्या इसका सही समय है? कैसे है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर बीज शुद्ध है
तो फल भी बहुत अच्छा मिलता है। सो बीज शुद्धि नाम का एक एक्टिविटी आता है जो गर्भ धारण से पहले ही किया जाता है, एटलीस्ट 3 महीने पहले। यदि पति पत्नी अपने आप को डिटॉक्स कर लेते हैं, जैसे हम फिजिकल डिटॉक्स और मेंटल डिटॉक्स कहते हैं, सो फिजिकली मेंटली डिटॉक्स करके पर्पसफुली उस बेबी को जन्म देने के लिए अगर तैयार होते हैं तो आगे जाके कुछ कॉम्प्लिकेशंस घटने की होने की संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि माता पिता मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड है, और प्रिपेयर्ड है तो मिसकैरेजेस या बेबी के अंदर कुछ तकलीफें, प्रॉब्लम्स, फिजिकल डेवलपमेंट में कुछ ये इश्यूज आने की संभावना बहुत कम होती है, मिसकैरेजेस होने की संभावना कम होती है। तो शुरुआत एक्चुअली यहाँ से होनी चाहिए, बट हमारे यहाँ पे वो अवेयरनेस है नहीं। आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन, मतलब मैं अभी इतने सारे लोग, लाखों लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जब हम डिस्कस करते हैं तब पता चलता है कि नॉर्मली जो कंसीव हुआ है वो ऐसे ही, मतलब बाई चांस हो चुका है। हाँ, ये और अभी उसमें पहले 3-4 महीने तक तो ये कपल कंफ्यूज्ड देखा जाता है कि करे, आगे कंटिन्यू करे या रुके या क्या करे, मतलब वो कंफ्यूजन में प्रेगनेंसी जा रही है। अभी वो कंफर्म नहीं है, मतलब करना ही, आगे लेकर बढ़ना ही है। और ऐसे कंफ्यूज्ड कंडीशन में अगर आप ये सारी चीज़ें आगे हो रही है तो वो बेबी भी उस तरह से उस कन्फ्यूजन का, उस स्ट्रेस का बेबी के ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है कोख के अंदर, और ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं जाना चाहिए। सो जो लोग अभी कंसीव किए, जैसे कि आज आप मुझे सुन रहे या किसी भी इस गर्भ संस्कार के प्रोसेस को सुन रहे, सुनने के बाद में आज आपको क्लैरिटी मिल रहा है कि गर्भ संस्कार इम्पॉर्टेंट है, तो आज से आपने शुरुआत करनी है। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों को जैसे कि 8वां महीना शुरू है और आज पता चल रहा है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, 9 महीने बेबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उन हर माँ को, उस हर कपल को बताता हूँ कि आज पता चला है ना, तो आज अभी भी 2 महीने आपके हाथ में है, 60 दिन है। क्योंकि एक बार डिलीवरी हो गई ना, तो 1 मिनट भी आप वापस बच्चे को कोख में नहीं ला सकते। एक बार उस कॉर्ड को कट कर दिया तो बच्चा जीवन भर के लिए कभी भी आपके यूट्रस में वापस नहीं आने वाला है। सो जब तक यूट्रस में है तब तक परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजेस, बदलाव ला सकते हैं, उसका अच्छा असर हो सकता है। यदि कुछ घटनाएं घटी है, यदि कुछ इश्यूज हुए हैं तो उसको रिकवर करने का अभी भी चांस है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, ऐसे अनेक लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं जब सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स, मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं। वैसे तो ऐप बेस्ड, ये सारी ऐप में से हम सारा नर्चर करते हैं हर माँ को, बट जब आते हैं सुनने के लिए तब एक माँ है, मतलब अलग अलग मंथ के लोग आते हैं हमारे पास में। हरियाणा से एक माँ थी, स्वाति मेंडिरट्टा उनका नाम, कमर्शियल पायलट है वो। तो वो माँ जब जुड़ी तो 8वां महीना शुरू था। जब मुझे सुना, ये उनको क्लैरिटी आई कि यार ये बहुत समय इम्पॉर्टेंट है, और अभी जो बचा हुआ समय है वो मैं मेरे बेबी को दूंगी, मैं वसूल करने की कोशिश करूंगी, जितना है मैक्सिमम समय देकर मैं मेरे बेबी को जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले ही बहुत कुछ देने की कोशिश करूंगी। उस माँ ने लास्ट 2 मंथ 5-5, 6-6 घंटे अनेक एक्टिविटीज़ जो हम करवाते हैं ऐप में से दी है, लाइव होती है, उन सारी एक्टिविटी को वो पूरे 2 महीने लगन से किया। डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद में 3रे महीने माता को पता चला कि बेबी में कुछ यूनिकनेस है। वो कई बार माता पिता बेबी को फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं, मतलब डिलीवरी के बाद 1st मंथ से दिखाना शुरू हो जाता है। सो ग्रास्पिंग कैपेसिटी का वहाँ एहसास हुआ। माँ को एहसास हुआ कि 3रे महीने की ये बच्ची जो भी बताया हुआ है, पिक्चर्स बताते, ये लॉरी है, ये एरोप्लेन है, ये टमाटर है, वॉटेवर जो भी है, तो जो पिक्चर बताया वो हर एक पिक्चर याद रखा है उन्होंने। 150 से भी अधिक फ्लैश कार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए उस बेटी का 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 4th मंथ में। 4th मंथ में 4 महीने की बच्ची फ्लैश कार्ड आइडेंटिफाई कर लेती है। 150 से भी अधिक फ्लैश कार्ड आइडेंटिफाई कर रही है। क्योंकि आपने उसको उस प्रोसेस में दिखाए थे क्या? नहीं, डिलीवरी के बाद दिखाते हैं, बट उनका जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी बना हुआ है ना, वो जो फोकस बना हुआ है, वो गर्भ संस्कार की वजह से अर्ली स्टेज, वो लास्ट 2 महीने में ही बहुत बेहतर बनाया माँ ने प्रयास करके। लेकिन अगर मैंने अगर सही सुना है तो 3 महीने तक का बच्चा तो प्रॉपरली देख भी नहीं पाता है। नो, पहले महीने तक तो बच्चे का ब्लर होता है, विजन होता है, जो विजन ब्लर होता है। विजन की बात कर रहा हूँ। विजन ज़्यादा जैसे कि त्राटक जैसी एक विधि हम करवाते। त्राटक क्यों करना है? त्राटक, हमारा आई साइट क्या है कि वो सेंसरी ऑर्गन है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में इनपुट डिवाइस है। जन्म के साथ कोई भी बच्चा ज्ञान लेकर नहीं आता है, वो ज्ञानेंद्रिय लेकर आता है, ज्ञान लेने की कैपेसिटीज को लेकर आता है। सो माँ प्रेगनेंसी के दौरान यदि त्राटक विधि कर रही है तो माँ का आई साइट स्ट्रांग बन रहा है, और माँ की वजह से बेबी का आई साइट स्ट्रांग बन रहा है। वो फोकस,
आप अगर मेरे पास में कई सारी वीडियोज़ हैं, हम दिखा सकते हैं कि जस्ट न्यूबॉर्न बेबी भी पिता को इतनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, माँ को इतनी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। 3 महीने के, मेरे पास में एक वीडियो है, 2 मंथ 23 डेज़ का एक बेबी है और पिता से इतने अच्छी तरह से कनेक्टेड है। पिता ओम बोलने के लिए बोल रहा है और वो बेबी ओम कह रहा है। 2 महीने का बच्चा, 2 महीने 23 डेज़ का बच्चा। यहाँ चैलेंज ये आ रहे हैं कि मैं तो चलो पेरेंट बना ही हूँ, हमारा तो बच्चा प्री टाइम हुआ है, उस पर आएंगे हम। लेकिन जो अब हम लोग काउंसलिंग्स के अंदर हैं तो बहुत बार हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं, बच्चा 4 साल का हो गया, पता लग रहा है ऑटिस्टिक है। एग्जैक्टली। बच्चा 7 साल का हो गया, अभी कल ही हमारे पास एक केस था, बच्चा 7 साल का हो गया और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उसका ब्रेन 2 इयर्स जितना है उसका। ठीक है। एक और केस आया जिसके अंदर उसके जो बोथ हेमिस्फीयर्स हैं, लेफ्ट और राइट में, उसके बीच में एक बाल जितना गैप है। ठीक है। और एक गैप उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और पीछे वाले ब्रेन में भी है, तो उतना गैप है, उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो ये चैलेंजेस अब ऐसा लग रहा है, या तो देखो सोशल मीडिया आ गया, सुनने को ज़्यादा मिलते हैं, या सच में इस तरह केसेस बढ़ गए हैं? सच में बढ़ गए। आप भी उसी क्षेत्र में काम करते हैं। आज अगर देखेंगे, स्कूल में जाएंगे, अगर अलग अलग मतलब स्टेट में, स्टेट वाइज भी हम अगर देखेंगे तो ऑटिज़म, ADHD, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ग्रास्पिंग कैपेसिटी रिलेटेड इश्यूज बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। हमारी एक माता है जो पीडियाट्रिशियन है, निकिता बोदाडे बोल के उनका नाम है, खुद MD पीडियाट्रिक है वो। तो उनको भी कंसीव नहीं हो रहा था, शुरुआत में ही इश्यूज़ थे, तो प्रेगनेंसी प्लानिंग से हमारे साथ में जुड़ गए और उनको कंसीव हुआ, ट्विंस हुए। ट्विंस होने के बाद में लगभग बेबी 1 साल का होने के बाद में वो माँ जस्ट शेयरिंग के लिए आई थी और उस माँ ने बताया कि सर आज अगर देखेंगे, मैं खुद पीडियाट्रिक हूँ, दिन भर अनेक बच्चों को चेक करती रहती हूँ, 10 में से 6 बच्चे आज कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक बन रहे। ADHD है, ऑटिज़म है, ऐसे कुछ ना कुछ इश्यूज़ है। हाइपर एक्टिव बेबीज़ तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और जो गर्भ संस्कार वाले बेबीज़ है, मैं मेरे बेबी से कंपेयर करती हूँ, मैंने गर्भ संस्कार किया है, मेरे बेबी को कंपेयर करते हो, मेरे बेबी में मतलब इतना एडवांस ये बेबीज़ दिखते हैं। जो WHO माइलस्टोन चार्ट देता है, वो माइलस्टोन्स ये बेबीज़ बहुत जल्दी पूर्ण कर रहे हैं। WHO क्या माइलस्टोन चार्ट देता है? कैसे होता है कि WHO ने एक माइलस्टोन ग्रोथ का चार्ट दिया हुआ है। सो वो चार्ट में क्या है कि कौन से महीने में कौन सी एक्टिविटीज़ बेबी करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है उस मंथ तक, जैसे कि बात कब करनी चाहिए, वो क्रॉलिंग कब करना चाहिए, वो टर्न कब करना चाहिए, वो वॉकिंग कब करना चाहिए, वो बात कब करने चाहिए, मतलब ऐसे उनका ये माइलस्टोन्स है उनके जीवन का। तो ये माइलस्टोन उनके उस माइलस्टोन चार्ट के मुताबिक होना चाहिए। अगर वो डिलेड है तो जल्दी आपने थोड़ा सलाह लेना है और देखना है कि सच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी के अंदर, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है ना, बच्चा तो बोल नहीं पा रहा है। अगर उसमें कुछ इश्यूज़ है तो पेरेंट ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे अभी आपको न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो वो मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं लगता कुछ इश्यूज़ है तो वो माइलस्टोन कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है। बट अभी जिन्होंने गर्भ संस्कार किए वो सारे बेबीज़ में इतना अच्छा फ़र्क दिखता है कि वो बेबीज़ जो 6 महीने में करना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी कहा, मैं सैकड़ों बच्चे दिखा सकता हूँ, उनके वीडियोस दिखा सकता हूँ जो बेबीज़ 3-4 मंथ की उम्र में बात कर पा रहे। जैसे अभी आपने बोला था कि 4 साल हो गए बेबी अभी भी बात नहीं कर रहा। हाँ। रीज़न क्या है? और एक एग्जांपल आपने बताया कि 7 साल का है लेकिन ब्रेन तो 2 साल का ही डेवलप हो गया है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ सारे ऑडियंस को और हर किसी को, ब्रेन बनता कहाँ पे है, ब्रेन का मेजर डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? माँ के गर्भ में हो रहा है। सो जिस ब्रेन की वजह से बच्चा या वो पर्सनालिटी जीवन में आने के बाद कुछ बहुत बड़े मुकाम को हासिल करेगी, वो किस बेसिस पे? उसी ब्रेन के बेसिस पे। वो ब्रेन बन का कहाँ रहा है? कोख में बन रहा है। लोग मतलब सिर्फ ब्रेन ही नहीं, ये 5 सेंसरी ऑर्गन जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी के लिए जिम्मेदार है, वो 5 सेंसरी ऑर्गन कहाँ पे बन रहे? माँ के गर्भ में बन रहे। इनफैक्ट पैर के नाखून से सिर के बालों तक पूरा बच्चा बता सकते हैं कि कब क्या चीज़ बनती है, ताकि हमें जर्नी समझ में आए। कंसीविंग हो गई, उसके बाद क्या होता क्या है?
अभी वो डेवलपमेंट माइक्रो डेवलपमेंट है, जैसे कि 13 वीक से ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है। आई साइड साइमल्टेनियसली जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट होता रहता है। और मेडिकली मैं इसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहता, ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो आज हर जगह पे इंटरनेट पे भी हर किसी को अवेलेबल है कि कौन से वीक में कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। जैसे हृदय का डेवलपमेंट हो रहा है शुरुआत में ही, तो वो प्रोसेस डीप है या इजी भी है, अवेलेबल है सब जगह पे, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक पूरा बेबी ही कोख में बन रहा है। 80% ब्रेन आपके बेबी का कोख में ही बन रहा है। और हमारी आज की माँ काम कब कर रही है, मैटरनिटी लीव का इस्तेमाल कब ले रही है? ओह, डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद फ़ायदा क्या? खाना किचन में बन रहा है और आप टेबल पे बैठे हुए कि यहाँ आएगा तो हम खाएंगे, लेकिन किचन में खाना ही नहीं बना तो आप टेबल पे खा सकते हैं। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे मुझे लगता है शायद सोचा ही नहीं होगा इस एंगल से। बिल्कुल नहीं सोचते यार। मैं इसी चीज़ को आज घर घर तक, उस हर माँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। इवन आपका अभी बेबी हुआ, आपने भी बहुत सारे सपने देखे होंगे कि बेबी आएगा तो स्कूल में डालेंगे, ये करेंगे, ऐसा खिलौना देंगे, वो करेंगे। मतलब खिलौने के ऊपर हम खर्चा करते हैं, कपड़ों के ऊपर खर्चा करते हैं। ABCD अल्फ़ाबेट जो सीखते हैं प्राइमरी स्कूल्स में, वहाँ पे भी हम लाखों रुपीस की फ़ीस भरते हैं। सो जन्म के बाद में आपने जो कुछ भी सोचा है ना कि ये खिलौना देंगे, प्रॉपर्टी देंगे, बंगलो देंगे, बेस्ट स्कूल, बेस्ट टीचर, बेस्ट ट्यूशन, दुनिया का सारा बेस्ट देंगे, लेकिन डिलीवरी के बाद वो बच्चा अगर मेंटली रिटायर्ड है, गतिमंद है, मतिमंद है, तो क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन वो मेंटली रिटायर हो या ना हो, ये कब तय हो रहा है? माँ के गर्भ में। और वहाँ पे ही हमारा ध्यान नहीं है। तो ऐसा इसके पीछे का रूट कॉज क्या है? आपने इतने केसेस देखे हैं, तो ये केसेस बड़े क्यों हैं? सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से? लाइफस्टाइल अभी बहुत सारी, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसीज में माँ है, कई सारे रिसर्च पेपर्स है, और रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि जैसे कि 60 साल की उम्र में अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ हो रहा है, तो रिसर्चर्स बताते हैं कि उसका रूट, जब वो इंसान माँ की कोख में था, गर्भावस्था में था, तब माँ को जो स्ट्रेस निर्माण हुआ, वो स्ट्रेस की वजह से 60 साल की उम्र में उस इंसान को अभी डायबिटीज़ हो रहा है। 60 साल की उम्र में हुआ तो उसका रूट कॉज है माँ के गर्भ के अंदर ही वो डिज़ाइन हुआ है। एग्जैक्टली। जो डीएनए बन रहा है। डीएनए बन रहा है। सो कहते हैं ना कि जैसे रूट वैसे फ्रूट। सो रूट क्या है? रूट है माँ का गर्भ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक और मिथ है, फिर उसके बाद हम और टॉपिक पे चलेंगे। मिथ है या सच है वो तो आप बताना। बहुत बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि पहला बच्चा स्पेशल एबल्ड है या चैलेंजेस हैं उसको कुछ, फिर दूसरे बच्चे के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं। बहुत सारे उसके फिर प्रिकॉशंस हैं कि भाई दूसरे बच्चे के अंदर भी चांसेस हैं। तो क्या गर्भाधारण संस्कार से वो चांसेस को बढ़ाया जा सकता है? वैसे कुछ केसेस हमारे पास में है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं कि अगर पहले बच्चे में क्रोमोसोमल इश्यूज कहते हैं उसे, तो पहले बच्चे में अगर कुछ इश्यूज आए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड बच्चे में भी आने के चांसेस बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा ही एक कपल आया था, उनके पहले बेबी में इश्यूज था। अभी बेबी पहला ऑलमोस्ट 10 साल का हो चुका है और कंसीव तो करना है, पहला बेबी है वो भी ऐसा है और दूसरा बेबी करना है, बट डॉक्टर ने ऑलरेडी बताया कि पॉसिबिलिटीज आर देयर कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको इस पूरा स्टडीज़ वगैरह करके करना होगा। तो उन्होंने कंसीव किया और कंसीव करने के बाद मन में तो वो लिटिल वाइज था ही कि शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया। इन पूरे प्रोसेस को हमने उनको ये किया। सो जब पहला वाला कुछ टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के दौरान भी डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा बहुत सिम्टम दिखता है बट हमें अगला टेस्ट करके देखना पड़ेगा। सो जब ऐसा बताया तब जाके उन्होंने ये गर्भ संस्कार के प्रोसेस को शुरू किया, क्योंकि लोगों का कैसा है कि प्रॉब्लम आने के बाद बहुत कुछ करने के लिए तैयार होता है, बट प्रॉब्लम ही ना आए इसलिए लोग पहले से प्रिकॉशंस नहीं लेते। तो उन्होंने फिर ज्वाइन किया कुछ प्रोसेस, जैसे कि विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है। बिकॉज आई बिलीव कि जो शरीर के अंदर शरीर बना रहा है ना, वो शरीर के अंदर शरीर को हील भी कर रहा है। सो सेल्फ हीलिंग की जो बात है, तो वो माँ ज्वाइन हो गई, उनको सारा प्रोसेस बता दिया, सारी जो एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ माँ करना शुरू की। और बाद में जब क्रोमोसोमल उनका जो भी टेस्ट हुआ तो वहाँ पे इंडिकेट हुआ कि उनका जो क्रोमोसोमल इश्यूज़ थे वो रिवर्स हो चुके थे। प्रेगनेंसी बेबी एकदम नॉर्मल था,
प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई, उनकी डिलीवरी भी हो गई। वो कपल रिपोर्ट्स लेके मेरे पास में आए थे कि सर थैंक यू सो मच, मतलब वो रिस्क था और वो रिस्क कंप्लीट एलिमिनेट हो गया एंड नाउ वी आर रियली थैंक यू सर। और ऐसा अनेक केसेस है। एक बहुत बढ़िया जो किस्सा है कि मैं सेल्फ हीलिंग का जो अभी बात निकली है तो उसके ऊपर मैं बताता हूँ। चंडीगढ़ से चारू नाम की एक मैडम हमारे साथ में जुड़ी थी 2022 में। 18th वीक में उन्होंने ज्वाइन किया था, मतलब 5th मंथ शुरू हो चुका था जस्ट, और 5वें महीने में वो पहला एनिमल स्कैनिंग होता है। एक तो बहुत सालों के बाद में कंसीव हुए थे, लेट कंसीव था, सो क्यूरियस थे, पहली प्रेगनेंसी है, बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्यूरियस थे। लेकिन 5वें महीने का ये एनिमल स्कैनिंग हुआ और स्कैनिंग होने के बाद में रिपोर्ट आए। 7 अक्टूबर 2022 को पहला रिपोर्ट किया और वो रिपोर्ट मिले तो रिपोर्ट में आया कि बेबी के ब्रेन में इश्यूज़ है, स्वेलिंग है, कुछ स्वेलिंग था, फ्लूइड थे, टेक्निकल मेडिकल वर्ड है उसका, बट वो मुझे याद नहीं है। बट स्वेलिंग और वो फ्लूइड्स थे, तो डॉक्टरों ने मना किया है कि बेबी के ब्रेन में इशू है तो मतलब कंटिन्यू करके फ़ायदा क्या। तो डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट देख के कि मैडम प्रॉब्लम है और ब्रेन को इशू है तो आपको मतलब अबॉर्ट करना होगा। अभी इतने साल के बाद में कंसीव किया है, माँ एक्साइटेड है, 4 महीने बेबी को कोक में संभाला हुआ है और अभी डॉक्टर बोल रहे कि आपको अबॉर्ट करना होगा। कोई भी माँ गिव अप करने के लिए रेडी नहीं होती। माँ को लगा कि शायद रिपोर्ट में गलती होगी। 8 अक्टूबर 2022 को वापस रिटेस्ट किए। रिटेस्ट करने के बाद में जो रिपोर्ट आया वो सेम, बेबी के ब्रेन में प्रॉब्लम है। माँ रोने लगी। माँ ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और क्या करें। अभी रोते रोते फ़ोन किया था। मैंने कहा कि मैडम मेडिकल कंडीशंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, जो रिपोर्ट्स है वो सच है और हमें उन्हें डिनाई नहीं करना चाहिए। और ब्रेन में इशू है, डॉक्टर बोल रहे हैं वो सही बात है, लेकिन आपके पास में एक चांस है। चांस क्या है कि एबॉर्शन करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड करने के लिए आपको कुछ टाइम लिमिट होता है। तो आज भी आपको वो डिसीजन लेने के लिए कुछ दिनों का समय है आपके हाथ में। फॉर्चुनेटली उन्होंने 18th वीक में ही उनका ये एनिमल स्कैनिंग हुआ था और 22 वीक तक वो समय है आपके पास में, 2-3 वीक है। माँ को कहा कि आई बिलीव कि ये हील हो सकता है। माँ ने कहा कि सर आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगले 20 दिन तक लगातार उस माँ ने विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और हमारे जो कुछ ट्रांस है, एसोसिएशन ट्रांस, इन सारी चीज़ों को कुछ एक्टिविटीज़ मैंने उनको सिखाई, उतना ही फोकस किया रिगरसली। उस माँ ने सारी चीज़ें फॉलो की। एज डिसाइडेड 21st डे आया, 21st डे पे रिटेस्ट करवाया और रिटेस्ट के जो रिपोर्ट आए, रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई। आज वो बेटी 4.25 साल की है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे एक नहीं, हज़ारों केस स्टडीज़ मेरे पास में, रिपोर्ट्स भी मैं शेयर कर सकता हूँ। आज जब हम बात कर रहे हैं ना, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हो, बहुत लेवल पे चल रहा है। इवन फिटनेस पे इन्वेस्टमेंट करना हो, जिम पे अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है, लोग योगा भी कर रहे हैं। लेकिन जब, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ, दो यू आर इनटू समथिंग एल्स, लेकिन हमारा कोर एक ही है, मेंटली फिट बनाना। तो मेंटल फिटनेस पे अभी भी मुझे लगता है अवेयरनेस ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा। और जो आपने बात छेड़ी ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोक के बाद क्या कर लोगे। तो जब डिज़ाइनिंग जब उस कोख में होनी है, बच्चा डिज़ाइन उसमें हो रहा है, उसके बाद आप क्या ही कर लोगे। और ये बात मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी जब प्रेगनेंसी रही है ना, तो आसान नहीं थी, क्योंकि दैट इज़ अगेन, आप कह सकते हो यार तुम भी ऐसे करो, हमारी अनप्लान थी वो, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। अब तो 40s में भाई, अब तो सोचा भी नहीं है ऐसा। तो उसके बाद हमें 15-20 दिन लगे कि यार ये हुआ क्या है। मतलब हम लोग ना, मतलब इस प्रेजेंट मोमेंट में आने में हमें 15-20 दिन लग गए। फिर हो गया, तो उसके बाद जो चैलेंजेस थे एज वाइज जो आने थे, वो चैलेंजेस आए, वो हमने फेस किए। और बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी है तो डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो सारे टेस्ट हुए और हर टेस्ट में हमारा दिल ना ऐसे धक 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 करता था, पता नहीं क्या निकाल के देंगे। तो पेरेंट तो देखो अच्छा करना चाहता है, लेकिन जहाँ से बात शुरू हुई है मेंटल वेलनेस पर जब बात नहीं हो रही, आप कैसे देखते हो? आप क्या बोलते हो अपने ऑडियंस को, कैसे क्या बोलते हो उन्हें? नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पूछा, ज़रूरी पॉइंट आपने डिस्कस करना चाहा। हमारे इंडिया में ना प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में अवेयरनेस है, बट अवेयरनेस फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि कंसीव हो जाता है, कंसीव होने के बाद में माँ का अगर पहला कुछ बदलता है तो डाइट बदलता है। डाइट क्या कर रहा है,
माँ के और बेबी के फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर रहा है, वो हेल्थ बेटर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। हम डॉक्टरों को दिखाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं, वो टैबलेट्स लेते हैं ताकि जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है वो भरे और बेबी का, माँ का हेल्थ अच्छा बने। हम स्कैनिंग करवा रहे हैं, स्कैनिंग करवा के हम क्या चेक कर रहे हैं, बेबी का ग्रोथ सही हो रहा है, हार्ट बन रहा है, ब्रेन बन रहा है, हाथ पैर बन रहे हैं, आंखें बन रही है, मतलब फिजिकल हेल्थ ही देख रहे हैं ना हम। हमारा फोकस कहाँ पे है? हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ही है। तो मेरा सवाल होता है कि क्या बच्चा सिर्फ शरीर लेकर जन्म ले रहा है? शरीर के अंदर का सॉफ्टवेयर भी आ रहा है ना, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है पूरा, वो कोक के अंदर ही बन रहा है ना। उस बेबी का हम कहते हैं कि स्वभाव, स्वरूप, संस्कार और कैपेसिटी का वरदान लेकर ये बेबी आ रहा है। सो कोक के अंदर क्या बन रहा है? शरीर बन रहा है, वो स्वभाव बन रहा है, वो सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो कैपेसिटीज, ग्रास्पिंग कैपेसिटी बन रही है, वो सारा अंदर बन रहा है। और ये बनते वक्त हम ध्यान नहीं दे रहे। तो जैसे आपने अभी पूछा कि ये सारी चीज़ें जहाँ पे हो रही है वहाँ पे आज के लोगों को मालूम ही नहीं कि ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। कई तो मीडिया, जैसे कि हम वेस्टर्न कल्चर के लिए अट्रैक्टेड रहते हैं, तो हमारा आज का कल्चर क्या है कि हम मैटरनिटी फ़ोटोशूट करेंगे। जैसे ही कंसीव होता है, बम्प आता है, तो हम उसके लिए टाइम निकालेंगे, उसके लिए खर्चा भी करेंगे, उसके लिए सारी चीज़ें करेंगे, वो समय देंगे। तो मेरा सवाल ये होता है कि आप मैटरनिटी फ़ोटोशूट पे जो खर्चा करते हैं, जो समय देते हैं, उसका कोक में बढ़ रहे बेबी को क्या फ़ायदा? पर्पज़ वही है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना है कि मुझे दिखाना है। आई एम नॉट डिनाइंग कि वो आपकी चॉइस है, करो ना करो, लेकिन आपको कम से कम ये तो देखना पड़ेगा ना वैल्यू कहाँ क्रिएट हो रही है। और विष्णु सर, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर माँ को हर घर में ना कहानी गाई जाएगी अभिमन्यु की। अभिमन्यु माँ के गर्भ में डिजाइन हो गया था, उसको सब कुछ पता लग गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे माँ जाग गई तो उसको ये नहीं पता था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे है। तो अगर आपको ये पता है तो आप अपने बच्चे क्यों नहीं डिजाइन कर रहे? आप अपने बच्चे को क्यों नहीं कर रहे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। क्योंकि क्या हुआ कि मैं बेंगलोर में था, तो वहाँ पर श्री श्री रविशंकर जी ऐसे पूरा सेशन ले रहे थे। तो ऐसी बात चली कि बच्चा अगर करना है ध्यान करके करो, अच्छी जनरेशन लेके आओ, जैसी जनरेशन लेके आओगे वैसा आपका भारत देश बनेगा। तो ये गर्भाधारण संस्कार मुझे लगता है एक वो कड़ी है जो हमने कहीं ना कहीं मिस कर दी है। एग्जैक्टली। सो इसमें एक बात आई थी, अभी आप बात कर रहे थे ना कि डिज़ाइन कोक में हो रहा है। मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आज अनेक कारें रोड के ऊपर घूम रही है, करेक्ट। हम टाटा का एग्जांपल लेते हैं, तो जो कार टाटा की अभी रोड के ऊपर बहुत धूम मचा रही है, बहुत लोग उसके लिए क्रेजी है, अभी वो सियारा आ रही है। ये रोड पे आने के बाद तभी अट्रैक्ट करेगी जब इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, सच में ये परफॉर्मेंस बेटर रहेगा। जो टाटा ने क्लेम किया है या जो भी जिस कंपनी में क्लेम किया है वैसा सारा परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहेगा। सो फिजिकली रोड के ऊपर आने के बाद उसका जो परफॉर्मेंस है वो रियल परफॉर्मेंस रियलिटी में कहाँ पे बना हुआ है? इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर में बना हुआ है। सो फिजिकली जो रियलिटी में आने वाला है वो ऑलरेडी मेंटालिटी में बन चुका है। सो ERC में, इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर में, पहले डिज़ाइनिंग के दौरान कार अच्छी बनती है। डिज़ाइन अच्छा होगा तो ही आपकी कार रोड के ऊपर आकर फेल नहीं होगी, उसका बॉनेट खोल के आपको इंजन के ऊपर काम करना नहीं पड़ेगा। सो डिज़ाइनिंग अगर बेहतर होगा तो ही लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, या वो आने के बाद में लोग क्रेजी होंगे उनके लिए, या वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी। मतलब पहले जब आप बच्चे के बारे में सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो आपका थॉट्स एग्जैक्टली, फिर उसके बाद डिजाइनिंग, उसके बाद जो आप कंसीविंग कर रहे हो तो उसमें आपका माइंडसेट कैसा है। एग्जैक्टली। फिर सर एक बात बताइए, अक्सर ना माएँ, स्पेशली माएँ ये कमेंट करती हैं काउंटर में कि तो हम अपने मन को बहलाने के लिए क्या करें, हम भी तो बोर हो जाते हैं। कई बार खाने को लेके बोलते थे, खाने की देखिए क्रेविंग है, तो उस समय खाने का तो ऐसा दिया नहीं जा सकता, कंटेंट भी ऐसा नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में अगर वो कोई हॉरर मूवीज़ देख रही हैं या ऐसे सीरियल देख रहे हैं जहाँ पर हर रिश्ते के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन उठाया जा रहा है, ठीक है ना, क्राइम पेट्रोल टाइप के, या इस तरह का कुछ सोशल मीडिया पर रील्स देख रही हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ब्रेन पर? सर इसका बहुत गलत असर होता है। पहली बात तो क्या करें, ये जो माँ के मन का सवाल है ना, तो उसका है कि आप GSC ज्वाइन करें। मैं कहूँगा GSC यानी
गर्भ संस्कार का जो कोर्सेस है वो पहला ज्वाइन करो। उसका रीज़न ऐसा है, कोर्स क्यों मतलब लोगों को कोर्स ज्वाइन करे, ये जब हम कहते हैं ना कि लोगों के दिमाग में कुछ पॉपअप आता है या फीस या कुछ भी आता रहेगा। सो मुझे सब लोगों को ये बताना है कि कोर्स यानी क्या है, कि आपको इस प्रेगनेंसी के दौरान वो नर्चर करने वाला, वो केयर करने वाला, वो सपोर्ट करने वाला, वो एक्टिविटीज़ देने वाला, वो टास्क देने वाला जो आपको सुने, ऐसा कोई तो चाहिए ताकि आपका जो मूड स्विंग्स है, आपको जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है वो स्टेबलाइज हो। और ये स्टेबिलिटी के लिए आपको ऐसा कोई ना कोई तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं कर्जे में हूँ और मुझे आप मिले और आपने कहा कि मैं भी कर्जे में हूँ, तो मेरा दर्द मतलब कम हो जाता है। मेरा कुछ गया है और आपका भी गया है, तो मुझे क्या लगता है, अरे चलो हम सेम है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। सो सिमिलर वे कोई भी चीज़ ग्रुप में होती है, जैसे कि सारी माएँ, आप प्रेग्नेंट है और आपके जैसे 1000 लोग प्रेग्नेंट है और वो 1000 लोग आपके संग है इस जर्नी में, और हर कोई अपने बेबी को बेहतर बनाने के लिए, ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए, ग्रास्पिंग कैपेसिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए, जैसे मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो काम होता है ये विशेष काम है। ये अगर काम करते, ग्रुप के संग काम करते, तो निगेटिविटी आने का सवाल ही नहीं होता है। जैसे पानी का एक बॉटल है, इन माँओं के सवाल प्रश्न, आपने प्रश्न सही पूछा, क्योंकि ये माँ के दिमाग का सवाल है। क्योंकि माँओं को लगता है कि मेरे मन में सर आपको बोलने में क्या जाता है, मेरे मन में इतना ये इश्यूज़ है, मेरे घर में ऐसे इश्यूज़ है, तो मैं कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप कुछ एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं, कुछ पर्पस देखकर बेबी को बेहतर बनाने के लिए आप जब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो अपने आप नेगेटिविटीज़ को भूल जाते हैं। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता रहता हूँ कि ये पानी की बोतल है, इस बोतल में पानी भरेंगे तो हवा अपने आप बाहर जाएगी, सही बात है, और पानी निकालेंगे तो हवा अपने आप आ जाएगी। तो हवा हमें डालनी भी नहीं पड़ती है और निकालनी भी नहीं पड़ती है। सो हवा तो अपने आप प्रेजेंस है। अच्छा, ठीक है। तो नेगेटिविटीज तो जीवन का ये हवा जैसा काम है, वो तो रहने ही वाली है। हमें जो कुछ चाहिए उसके ऊपर फोकस करो। क्या बात, बहुत सही एग्जांपल दिया आपने, एकदम सटीक एग्जांपल दिया ये बात। तो प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार की इस विधि में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पानी जैसे आप जो चाहिए उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, नेगेटिविटी जो नहीं चाहिए अपने आप जाएगा, उसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से होंगी। और एक एग्जांपल, जैसे मैंने अभी कहा कि हम जो बात कर रहे थे कि फिज़िकल डेवलपमेंट के ऊपर हमारा गवर्नमेंट भी काम कर रहा है, हर माँ भी काम कर रही है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, जो मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के लिए हमारी माएँ क्या कर रही है? ये तो सवाल अभी अधूरा है। आर वी डूइंग एनीथिंग फॉर दैट? आज देखेंगे तो हमारा गवर्नमेंट भी इंडिया में फिजिकल हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर रहा है। योगा डे बना दिया उन्होंने, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन मेंटल वेलबींग, वो न्यूट्रिशन देते हैं, हॉस्पिटल्स देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, बट मेंटली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली बेबी अच्छा बने, इसके लिए कौन सा ऐसा उपक्रम शुरू है? ये उपक्रम जो हम कह रहे हैं गर्भ संस्कारों का, ये प्रोसेस तो मैं नहीं बता रहा हूँ, हजारों साल पहले से ये इस प्रोसेस को बताया हुआ है। अनेक हजारों साल पहले से ये इसका उल्लेख मिलता है। जैसे कि इसको हम अगर देखेंगे साउथ के कुछ मंदिरों में 1000 साल पहले स्टोन के ऊपर ये प्रोसेस जो है कि बीज कैसे वो फलित होता है, बेबी का जो ग्रोथ कैसे हो रहा है, कौन से मंथ में कैसे उनका वृद्धि हो रहा है, वो सारा स्टोन के ऊपर कार्विंग किया हुआ हमें दिखाए, मतलब वो एविडेंसेस में ध्यान आ रहा है। मैंने भी एक कंटेंट देखा था इसके ऊपर कि उन्होंने तो पूरा स्पर्म का भी बनाया हुआ था, फिर कोक का भी बनाया हुआ था, फिर बच्चे का हेड नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, वो भी पूरा मतलब बिना स्कैनिंग के बना रखा, बिना स्कैनिंग के बना के रखा हुआ है। सो ये सारा विधि था, ये सारा प्रोसेस था, बट जाने अनजाने में इस प्रोसेस को लोग आज के भूल गए हैं। और यही रीज़न है कि भारत देश में ही हम अगर देखेंगे तो हमारी आबादी कम नहीं है, लेकिन देश आबाद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी का क्या? क्वालिटी नहीं, बिल्कुल सही। और यही रीज़न है कि जब हम ओलंपिक में जाते हैं तो पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। 1046 करोड़ की आबादी है, लेकिन ओलंपिक में एक मेडल लाने के लिए भी हमें बहुत पसीने। आपने ये बात छेड़ी है तो मैं मतलब ऑडियंस के लिए बता देता हूँ, आपको तो खैर सबको मालूम ही है भाई, जिस देश के साथ हमारा कंपटीशन रहता है, लाइक हम यूएसए की बात करते हैं या चाइना की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स लेके आते हैं, वन ऑफ द
कंट्रीज़ में से हैं, वहाँ काम ही सर 1.5-2 साल, 2.5 साल, 3 साल की उम्र में हो जाता है। एग्जैक्ट। तो यानी कि आपको अगर बड़ा अचीव करना है तो आपको अर्ली तो काम शुरू करना ही पड़ेगा। हम तो कई बार मजाक में बोलते भी हैं सर अपने सेशंस के अंदर भी, भाई आपने टायर में हवा भरा ही नहीं क्योंकि आपको आलस आ रहा था, या आपको 10 रुपये दिख रहे थे, 10 रुपये उसको देने पड़ेंगे, बाद में वही टायर फट गया, अब उसके 8-10 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे, तो आप तय कर लीजिए भाई Exactly. हाँ, तो मुझे ऐसा वो लगता है कि हम उस वे में शायद, मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, बहुत सारे लोग उस वे में सोचते ही नहीं है कि बियॉन्ड 9 मंथ क्या होने वाला है। भाई ये वो व्यक्ति है जो आपके घर में आ रहा है, जो हमारे भारत में तो बोला जाता है ना, भारत में के अंदर कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ऐसा है वैसा है। Correct. तो भाई उसके सहारा तो स्ट्रांग बनाओ, तो उसके लिए तो वो माँ की कोख में काम होगा या उससे पहले काम होगा। आज काम नहीं करेंगे तो सहारे को ही सहारा देना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा तो अवेयरनेस पे काम होगा। अच्छा, आपने क्या नोट किया आपके एक्सपीरियंस में बेसिक गलतियां हम एज अ पेरेंट, जो नई जनरेशन जो पेरेंट बन रही है, जो भी 25-26 साल का जो आपको देख रहा है, वो क्या करते हैं? एक्चुअली पहली बात तो जैसे मैंने पहली बार भी कहा कि आज की जो माँ है, खुद की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, जॉब की जिम्मेदारी, इन सारी जिम्मेदारियों में भूल चुकी है नेचर ने दी हुई जिम्मेदारी। उन्होंने, वो नेचर ने दिया हुआ 9 महीने का समय किसी को बेचा है। मतलब आज उसके पास में बेबी को देने के लिए समय नहीं है, और वही वजह है कि वो बॉन्डिंग नहीं बन रहे, वो अटैचमेंट, जैसे जो पेरेंट सोचते हैं ना कि ये बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे में इनको फिर वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है क्योंकि वो बॉन्डिंग ही नहीं बन रहा है। एंड सेकेंड थिंग, अभी का जनरेशन में क्या है कि एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि आज एडिक्शंस भी है और न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी है। न्यूक्लियर फैमिली की वजह से क्या होता है कि पहले ज़माने में वो आया रहती थी जो पूरा केयर किया करती थी, जैसे प्रेगनेंसी में घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते थे, वो पूरा केयर करते रहते थे, वो बहुत कुछ सिखाते रहते थे। तो एक वहाँ पे एक फीलिंग, यहाँ पे क्या होता है कि माँ की फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है बेबी के लिए। तो वो फीलिंग जो है, वो फीलिंग अच्छे रहने में मदद होती थी, और ऑटोमेटिकली उसका असर कोख के संतान के अंदर हो ही रहा है। आज क्या हो रहा है कि लोनलीनेस, और ये ऐसे जो लाइफस्टाइल बनी हुई है, खाने से लेके, मतलब आप क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस माहौल में रहते, ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट माँ के ऊपर और माँ की वजह से कोख के संतान के ऊपर हो रहा है। कोई केस स्टडी शेयर कीजिए जिससे पता लगे डिफरेंस जो आपने करवाया, जिन्होंने आपसे डे 0 से लेके डे एंड तक आपके साथ रहे। तो जैसे आपने 2-3 केसेस बताए भी, सही 2 बच्चे ऐसे भी हैं जो 4 महीने के एज के अंदर इतना कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ केस स्टडीज बताइए ताकि अंतर समझ में आए। अनेक केस स्टडीज़ हम बता सकते हैं कि जिन्होंने गर्भ संस्कार किए हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि 45 बेबीज़ है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर चुके। 45 बेबीज़ जिन माओं ने गर्भ संस्कार किए, उनमें से ये कुछ बेबीज़ है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए। अभी मेरे पास में एक वीडियो एक माँ ने शेयर किया, 13 मंथ का बेबी, 13 महीने का बेबी, और 13 मंथ की उम्र में वो सारी चीज़ें सब कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। माँ महाराष्ट्र से है, माँ अंग्रेजी में बेबी को कुछ सजेशंस दे रही है, और वो बेटा अंग्रेजी में सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है, सारी चीज़ें। मतलब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि यार इतना 13 महीने का बेबी है और ये सब कुछ, मतलब सारे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है इतना कम उम्र में? तो ये गर्भ संस्कारों का असर है। और जैसे आज मैं आ रहा था, जैसे इधर पॉडकास्ट के लिए निकल रहा था, तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिला, आज मैंने स्टेटस पे भी रखा हुआ है, कि 4 साल के बाद में एक माँ आज मैसेज करके बोलती है कि सर थैंक यू सो मच, मेरे बेबी के अंदर जो गुण और टैलेंट दिख रहा है ना, सारा मोहल्ला, सारी बिल्डिंग, सारे लोग जो भी मिलते हैं, हर कोई इम्प्रेस है मेरे बेबी से कि क्या किया था। हर कोई आकर मुझे पूछता है कि ये इतना टैलेंटेड कैसा है। और ऐसा, ये तो आज का किस्सा हुआ, बट ऐसे हर रोज़ मुझे मैसेजेस आते हैं, हर रोज़ मैसेजेस आते हैं। कैसा लगता है सर? बहुत ग्रेट फील होता है, बहुत ग्रेट फील होता है, क्योंकि और स्टेटस में मैंने जो आज लिखा है वो क्या लिखा है कि पीढ़ी बदल रही है, देश बदल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो फ्यूचर पेरेंट्स होने वाले हैं उनको क्या ऐसी 5 हैबिट्स अपनी लाइफ में रखनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे पेरेंट्स बन पाएँ, अच्छी कंसीविंग कर पाएँ? पहली बात तो पति पत्नी के अंदर का जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कंसीव करने से पहले। ओके। थॉट प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए। प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज प्लान, कहते हैं ना कि अगर आप प्लान करेंगे तो अचीव भी करेंगे।
प्लान ही नहीं करेंगे तो अचीव करने का सवाल ही नहीं आता है। तो वो प्लानिंग पति पत्नी ने बहुत अच्छी तरह से करनी जरूरी है, और प्लान करके अगर कंसीव करते हैं। सो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। ओके। कैसे? तो 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज है दैट इज संकल्प, यानी प्लान संकल्प यानी पर्पस ढूंढा उन्होंने। माँ को बेटा चाहिए था, मतलब बेबी चाहिए था। बेबी किस लिए चाहिए था? तो हिंदवी स्वराज्य के लिए। अभी ये पर्पस माँ को कैसे मिला? क्यों डिसाइड किया माँ ने कि मुझे हिंदवी स्वराज, ऑलरेडी पहले बेटे थे एक, बट फिर भी माँ को लगा कि मुझे और एक संतान चाहिए। तो दूसरी संतान माँ ने जब मांगी, तब क्यों मांगी और कब मांगी? जब माँ ने देखा कि हमारा कोई साम्राज्य नहीं है, हमारा खुद का कोई राजा नहीं है, हमारे सारे लोग जो है वो किसी ना किसी के अंदर काम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अपना ही खून अपने ही खून को मार रहा है, अपने ही लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो ये देखा, क्योंकि राष्ट्रमाता जिजाऊ साहब के पिताजी लखोजी राव जाधव और जिजाऊ माँ साहब के पति शाहजी राजे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। इन्होंने इनके भाई को मारा, इन्होंने इनके देवर को मारा, ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी। और तब जाके माँ ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आज अपने ही लोग अपने ही लोगों को मार रहे। इसका कारण कि लखोजी राव जाधव जो है वो निजामों की ओर से थे, और निजाम जिस तरह से बोल रहे वैसे वो लड़ रहे थे। उन्होंने नहीं देखा कि मेरा जमाई है, मेरी बेटी है। तो ये सारा हो रहा था। तो ये जो पेन था कि अपने ही लोग अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे। इवन निजामों के दरबार में ही लखोजी राव जाधव जी को कत्ल किया गया। तो वो जो पेन था, पिता को मारा, जिस निजाम के कहने पे अपने जमाई के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, उन्हीं दरबार में, उनके निजाम के दरबार में ही उनको मार दिया जाता। तो माँ को क्या फील होगा? तो वो जो क्रोध था माँ का, वो जो पेन था, उस पेन से माँ ने सोचा कि यस, मुझे संतान चाहिए। और किस लिए चाहिए? तो हिंदवी स्वराज्य के लिए चाहिए। तो हिंदवी स्वराज्य के लिए मेरी संतान आ रही है। डेस्टिनेशन फिक्स हुआ, किस लिए आ रही है? हिंदवी स्वराज्य के लिए मेरी संतान आ रही है। संकल्प हो गया। संकल्प हो गया। कहाँ जाना है वो तय हो गया, किस लिए चाहिए वो तय हो गया। अभी वो कैसे लानी है? तो माँ ने सेकेंड फेज में प्लान किया, माता पिता ने प्लान किया। अपनी संतान किस लिए आ रही है? एक राजा बनने के लिए आ रही है, एक हिंदवी स्वराज्य निर्माण करने के लिए आ रही है। तो प्लानिंग फेज में उन्होंने मॉडल किया कि एक ग्रेट राजा कौन है। माँ को लगा कि प्रभु रामचंद्र ग्रेट राजा है, तो उनके गुण और क्वालिटीज़ को मॉडल किया। जो गुण एक राजा बेस्ट होने के लिए बेबी के अंदर माँ को चाहिए थे, उन सारी पर्सनालिटीज़ को, भीम को मॉडल किया। सो उन क्वालिटीज़ को मॉडल किया। मतलब कहते थे ना कि अभी प्रेग्नेंट है तो रामायण पढ़ो। वो रामायण पढ़ने से नहीं, उनकी अंदर जो गुण और क्वालिटीज़ है, उन कैरेक्टर्स को मॉडल करने के लिए बताया जाता है। सिर्फ हम किताब पढ़ रहे हैं और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, या वहाँ से कुछ हम रिलेट नहीं कर रहे, वैसा कुछ फील नहीं कर रहे, तो वो पढ़ने का भी कुछ सवाल नहीं है, मतलब फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने वो मॉडल किया। तो प्लान किया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन कौन से गुण क्वालिटीज़ मेरे बेबी के अंदर चाहिए, उसका प्लानिंग किया। और थर्ड स्टेज में जो प्लान किया है वैसा ही बने, उसके लिए उन्होंने एक्टिविटीज़ की। प्रेगनेंसी के दौरान उस तरह, जैसे कि माँ खुद तलवार लेके 9 महीने के दौरान वो प्रैक्टिस किया करती थी, ताकि मेरा बेबी आकर लड़ना है, उसे राजा बनना है, उसको आना चाहिए। तो पहले ही वो माँ ने वो सारी प्रैक्टिसेस की, एक्शन किया। और इतना ही, डिलीवरी के बाद भी पता था कि बेबी किस लिए आया है, तो बेबी के अंदर कौन से गुण, क्वालिटी, स्किल होने चाहिए, तो वैसे ही स्किल उनको आए। इसलिए क्योंकि डेस्टिनेशन पता था, तो उन्होंने फिर वैसे ही कोचेस को, मतलब गुरुओं को उन्होंने चूज़ किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लगभग 2 साल की उम्र से 10 साल की 12 साल की उम्र तक 10 साल घर से बाहर रखा, अलग अलग कोचेस के पास में भेजा गया। जैसे कि राजनीति, युद्ध तंत्र, जो भी है, तलवारबाजी, घुड़सवारी, जो भी स्किल सीखने, लगभग जो कहीं पढ़ने में मेरे आया था कि 36 स्किल आइडेंटिफाई किए थे माता पिता ने पहले ही बेबी के अंदर। ये मुझे मेरे बेबी को देना है, क्योंकि उसको किंगडम बनाना है। क्या तो ये प्लानिंग होता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। एब्सोल्युटली। आज मतलब चंद्रयान चंद्र के ऊपर जा रहा है तो आज दिमाग में आया और कल छोड़ा, ऐसा नहीं हुआ। उसके ऊपर प्लान हुआ है, और कोई भी चीज़ प्लान करते हैं तो अचीव करते हैं। तो ये संतान, जिसके लिए हम कहते हैं ना, कभी भी पेरेंट को पूछा जाता है किस लिए कर रहे हैं, आपको पूछेंगे किस लिए कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली पेरेंट का गोल क्या है कि हम अपनी पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, हमारे आगे लेके जाएं, जनरेशन आगे लेके जाएं। मेरा बेटा या बेटी के लिए करें। अगर बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं ना, तो क्या इतना सा हम समय वो प्लानिंग के लिए नहीं दे सकते? नहीं, आपने जो फॉर्मूला दिया ना, स्पा, मैंने तो उसको दिखा, स्पा फॉर्मूला बन गया, संकल्प, प्लानिंग एंड एक्टिविटी से।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब सही बात है ना, उस माँ ने पूरा संकल्प लिया, इतना कुछ सोचा, और उस हिसाब से जब बच्चे के लिए एक्टिविटी भी की। ये वैसा ही है जो आज के नए टर्म में जो एक टर्म चला है मैनिफेस्टेशन, भी आप खाली सोच लोगे तो थोड़ा हो जाएगा, एक्शन तो साथ में लगेगा ही। एग्जैक्टली। बहुत सुंदर है ये, मतलब और बहुत सोचो बढ़िया ना है। कि आज 396 ईयर हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। सो 396 साल पहले सिचुएशंस कैसे रहेंगे, माहौल कैसा रहेगा, टेक्नोलॉजी आज के जैसे नहीं थी, आज के जैसे फैसिलिटीज़ नहीं थी। उस वक्त भी अगर माँ और पिता सोचते हैं, प्रयास और परिश्रम करते हैं और अपनी सोच के मुताबिक अपनी संतान को बनाते हैं, तो मेरा सवाल है आज की माँ और पिता क्यों नहीं बना पाएंगे? ओके, क्या आज हम उस सोच तक हम जा भी रहे हैं? नहीं जा रहे ना। तो यही फॉर्मूला है, और वही मैं आज लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले ही जो कुछ करना है करो। आज वो अपॉर्चुनिटी है, एक बार वो कॉर्ड को काट दिया तो हम सिर्फ बता सकते, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि जब पिता से ये बीज आया, माँ के प्लासेंटा से जब तक जुड़ा है ना, तब तक वो माँ के शरीर का हिस्सा है, वो कहीं इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी नहीं है। जिस दिन कॉर्ड काटेंगे उस दिन वो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन जाएगी। और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को हम सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बदल नहीं सकते। बदलना या नहीं बदलना उस पर्सनालिटी का इंडिपेंडेंट डिसीजन है। लेकिन कॉर्ड जब तक जुड़ी है तब तक वो संतान माँ के शरीर का हिस्सा है। माँ जो कुछ भी खा रही है, माँ जो कुछ भी सोच रही है, माँ जो कुछ भी कर रहे है, वो डायरेक्टली उस बेबी को मिल रहा है। सो बेबी को जो कुछ भी आज कोख के अंदर मिल रहा है ना, उसका सोर्स कौन है? उसका सोर्स है माँ। अभी हमारे साथ भी क्या हुआ कि प्रीटर्म बेबी हुआ, 8th मंथ में ही हो गया हो। तो हमारे साथ डॉक्टर आयुष हैं, बहुत ही हम्बल व्यक्ति हैं, तो हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं। तो बैठे थे, हम बात कर रहे थे, कहते भाई जो काम पहले वो बच्चा पॉटी करना है, सुसु करना है, खाना खाना है, हवा लेनी है, सांस लेनी है, सब अपने आप हो रहा था क्योंकि माँ के गर्भ में था, उसको कोई लेना देना नहीं था, एक्स्ट्रा एफर्ट उसको कुछ भी नहीं लगाना। अब वो बच्चा बाहर आ गया, अब उसको हर चीज़ खुद करनी है, तो इसको एफर्ट लगेगा, उसका वजन कम होगा, वजन बढ़ने में समय लगेगा, तो वो चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और तब हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा केयर कर सकते हैं, भी उसकी इम्यूनिटी पे ध्यान दे लें, थोड़ा सा और ज़्यादा हाइजीन रखें, ये कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो माँ की गर्भ में था, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ माँ को चलते फिरते अच्छा खाना खाना है, अच्छी सोच रखनी है। मतलब बाद में बहुत टफ हो जाता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हालत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, नींद बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, क्या असर पड़ता है एक बच्चे के डेवलपमेंट पर नींद का, एक माँ और पिता? अच्छा ये एक और बात है, सारा इल्ज़ाम माँ पे है, इस पे पिता का रोल नहीं है क्या? है। मैं दोनों आपके प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से दूंगा। पहला प्रश्न जो पूछा, नींद, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए नींद मतलब इंसान को क्यों दी गई है? नेचर ने इंसान को डिज़ाइन किया, बिकॉज हमारा भी डिज़ाइनिंग है ना, मतलब पूरा सिस्टम है ये पूरा। तो नींद क्यों मिली है? नींद क्या है? तो नींद है हीलिंग का समय। हम दिन भर जब जागते हैं, दिन भर जो भी उतल पुतल जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें जो हमारा सेल्स जो मतलब डिग्रेड हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका रिपेयर करने का काम इस नींद के दौरान होता है। सो रीजेन्युएशन जो कहते हैं, रीफॉर्म जो कहते हैं, तो वो पूरा नींद के दौरान होता है। जिस किसी इंसान को नींद नहीं हो रही है उसकी पूरी, तो वो जल्दी एज्ड होगा, जल्दी बीमार पड़ेगा, जल्दी उसका बॉडी का डिटोरेशन होगा, और कम उम्र में ही मतलब पॉसिबिलिटीज़ है। तो वो नींद बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंसान के लिए। प्रेगनेंसी में भी ये बहुत सारा इश्यूज़ हमने देखा है कि कई सारी माएँ हैं जो देर रात तक सो ही नहीं रही है। अगर लेट नाइट तक आप जाग रहे हैं, आपको नींद का इश्यूज़ है, तो डेफिनेटली बेबी के ग्रोथ में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि बेबी का भी ग्रोथ मोस्टली अगर हम देखेंगे, मतलब सेल्स का निर्माण कब हो रहा है? दिन भर आप इधर उधर भागदौड़ कर रहे हो, तो पूरा बॉडी, पूरा सिस्टम आपका उसको सारा सपोर्ट देने में पीछे पड़ा हुआ है। जब रात को सोया हुआ है तब बॉडी रिलैक्स है, तब जाके वो रिपेयर करने का, मेंटेनेंस करने का काम कर रहा है पूरे बॉडी में, जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है उसको। तो यूट्रस में जब बेबी का ग्रोथ हो रहा है तो कुछ सेल्स बन रही है, बनी हुई सेल्स में से कुछ सेल्स जाकर बेबी के शरीर को जुड़ रही है। वो पूरा प्रोसेस हर दिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है, 9 महीने हर रोज़ हो रहा है। अभी इसमें आपको बीच में नींद ही नहीं है,
तो वो जो प्रोसेस बेबी बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो बन ही नहीं रहा है बनने, क्योंकि बनने से पहले आप जाग रहे हैं, आप जाग मतलब बॉडी पूरा सिस्टम वापस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जैसे बनना चाहिए, मान लीजिए कि आप घर अपना बना रहे, सो घर बनाने के लिए आपने 4 लोगों को काम पे लगाया है, वो 4 लोगों को अपने मतलब 2 लोगों को बीच में ही निकाल दिया, जितने दिन में वो जैसा बनना चाहिए बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वो समय ही नहीं मिला, तो कैसे बनेगा? सही बात है। तो यही बात है कि नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और नींद ना होने की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स, आज अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ये पहला सिम्टम है नींद ना होना, आपका लेस नींद है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नींद अच्छी होनी हर किसी के लिए ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में भी ज़रूरी है, नॉर्मल लाइफ में भी ज़रूरी है, और उसके लिए इसी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। इसी वजह से आज का ये नाइट लाइफ तो सबकी हो रही है धीरे धीरे। यस, रात को बैठ के ओटीटी देख लिया, लेट सोए, क्योंकि टियर 1 में और मेट्रोज में तो ये कल्चर धीरे धीरे आ चुका है। या तो इसलिए मैं प्रेग्नेंट माओं को तो कहता हूँ कि स्ट्रिक्टली 10 मैक्सिमम 10 बंद और सो जाना है। भले जल्दी आप सुबह उठेंगे, क्या होता है कि ये शट डाउन हो जाता है, प्रोसेसर शट डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मॉर्निंग जब भी आंख खुलती है, भले जल्दी आप वेकअप हो गए, बट उस वक्त आपके दिमाग में कुछ नहीं है, उस वक्त आप मेडिटेट करो, कुछ बाकी सारी एक्टिविटीज जो प्रेगनेंसी में की जाती है वो करो, वो समय बेबी के लिए इस्तेमाल करो, फिर देखो कैसा असर होता है आपके लाइफ में भी और बेबी के लाइफ में भी। तो ये नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि सर पिता का रोल क्या? सो पिता के 2 रोल हैं। पहला रोल है वो है डायरेक्ट रोल, जो कि बीज देने का रोल। अच्छा बीज अगर पिता से जाएगा तो ही वो ग्रो हो पाएगा, अच्छा बीज नहीं दिया तो शायद वो अबॉर्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अच्छा बीज देना ये पिता का पहला और डायरेक्ट रोल है। दूसरा रोल है वो है इनडायरेक्ट रोल। जैसे मैंने किसान का एक एग्जाम्पल दिया, किसान ने बीज बोया और छोड़ा नहीं, किसान ने बीज बोने के बाद में पानी भी दिया, वो फर्टिलाइजर्स भी दिए, उसको केयर भी किया, मतलब भूगर्भ का केयर किया ना, तब जाके भूगर्भ ने उस पौधे को बनाया। सो जिस माँ को आपने बीज दिया हुआ है उस माँ का केयर करना भी तो आपका ही काम है। जो एनवायरनमेंट है, माँ अगर मतलब ऐसा एक वीडियो है, मतलब स्कैनिंग चल रहा है प्रेगनेंसी में, बेबी का स्कैनिंग चल रहा है, और उस वक्त कुछ पति पत्नी में तनाव निर्माण हो जाता है, एक दूसरे से लाउडली वो बोलते हैं और झगड़ा हो जाता है। और जैसे ही मतलब झगड़ते हैं तो कोक के अंदर का वो बेबी इमिडिएटली मतलब बेबी के ऊपर का यस वो इम्पैक्ट वहाँ पे कैच हुआ है स्कैनिंग के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, पति की वजह से, इन लॉज की वजह से, सोसाइटी की वजह से जो एनवायरनमेंट उस गर्भवती को जा रहा है, वो एनवायरनमेंट का बहुत बुरा असर बेबी के ऊपर हो रहा है। बेबी का जो हम कहते हैं ना कि बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमताओं के लिए ये एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एपिजेनेटिक्स के ऊपर बात करते हैं। एपिजेनेटिक्स क्या है? पहले ऐसा माना जाता कि माता पिता अगर होशियार है तो डेफिनेटली बेबी भी होशियार ही होगा, बट वैसा नहीं है। रिसर्च पेपर 1997 में पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, और उस रिसर्च में बताया गया, रिसर्च के माध्यम से ऐसा पता चला कि बेबी के बौद्धिक क्षमताओं के लिए माँ और पिता का सिर्फ 34% कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके डीएनए का। 34%, ओनली 34%, रेस्ट 66% केम फ्रॉम एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट कौन सा? जो माँ प्रेगनेंसी के दौरान माँ को मिल रहा है और माँ की वजह से संतान को मिल रहा है। और यही है सेकेंड रोल जो मैं बता रहा था पिता का क्या है, तो ये एनवायरनमेंट देना। तो हर किसी से ये उस गर्भवती माँ को इस तरह का एनवायरनमेंट मिला तो वो बेबी के ऊपर अच्छा मतलब परिणाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसीलिए कि आजकल अगर हम मेजरली देखेंगे तो क्या होता है कि घर में वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, झगड़े है, ये है वो, तो उसका भी इम्पैक्ट हो रहा है। ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ का प्रेशर है, वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है। और यही एक वजह है कि गर्भ संस्कार के किसी कोचिंग क्लासेस से आप जुड़ते हैं या हमारे संग जीएससी के संग जुड़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरा वो एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है। घर में कोई आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, नॉट एन इशू, बट यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से आपको हैंड होल्डिंग वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एनवायरनमेंट पिता ने देना चाहिए, इन लॉज ने देना चाहिए, इवन सोसाइटी ने भी इस गर्भवती माँ को अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। और नहीं मिल रहा है तो भी
गर्भ संस्कार के माध्यम से जब किसी कोचेस के संग आप जुड़ते हैं तो वहाँ से भी वो एनवायरनमेंट आपको मिलना मतलब मिल सकता है। इसलिए ये एनवायरनमेंट देना ये पिता का दूसरा और एकदम इम्पॉर्टेंट काम है। सो बौद्धिक क्षमताओं के लिए, बेबी के फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ माँ ही जिम्मेदार है ऐसा नहीं है। माँ के संग वो अंदरूनी उन सारी कैपेसिटीज़ के लिए पिता का भी रोल इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं एक आम ऑडियंस के लिए समझना चाहूँ, गर्भ संस्कार का मतलब क्या हो? मतलब ये है कि उसमें करवाते क्या हैं एग्जैक्टली? या गर्भ संस्कार का मतलब मेरा एक डेफिनेशन मैं बताता रहता हूँ कि गर्भ संस्कार यानी क्या है। गर्भ संस्कार यानी उस गर्भवती माता का 9 महीने के लिए हैप्पी, एक्टिव, क्रिएटिव, एनर्जेटिक, पीसफुल, स्टेबल, पॉजिटिव और कंसिस्टेंट होना, यानी गर्भ संस्कार है। अभी जितने भी ये शब्द मैंने यूज़ किए, ये अगर है क्या तो ये है साइकोलॉजी। मतलब ये इमोशन से रिलेटेड का ऐसा ये रिलेटेड ये थिंग्स है, जैसे कि फिजिकल बॉडी के लिए काम कर रहे हैं, अंदरूनी मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए माँ की साइकोलॉजी अच्छी बना के रखना, ये गर्भ संस्कार में आता है। और साइकोलॉजी अच्छा बनाने के लिए हमें उनको एंगेज करना है। जैसे आज ब्रेन बन रहा है, ब्रेन साइंस हम जानते हैं कि ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है। ऐसा देखा गया है कि या कहा जाता है कि पर सेकेंड 2.5 लाख न्यूरॉन्स निर्माण हो रहे हैं। सो ये न्यूरॉन जब बन रहे हैं, माँ जब अगर अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रही है, अपना ब्रेन एक्टिव रख रही है, तब जाके माँ का हर एक सेल एक्टिव बना हुआ है, तब जाके उसका असर उस कोख के अंदर के बेबी के ब्रेन के लिए भी अच्छा होने वाला है। सो इस तरह से मतलब माँ अपना हर वो कैपेसिटी कितना इस्तेमाल कर रही। माँ अगर गिव अप किए, रोती बैठी हुई, या आलस में बैठी हुई, स्ट्रेस में बैठी है, चिंता में बैठी है, तो बेबी के अंदर कैसा क्या आएगा? वही आएगा ना जो माँ के अंदर है, अलग कुछ तो नहीं आने वाला है। तो मैक्सिमम ऐसी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए ब्रेन बन रहा है, हम बार बार कह रहे हैं। सो ब्रेन के 2 हिस्से हैं, 2 हेमिस्फीयर है, एक राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है। राइट ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है। तो माँ अगर अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल कर रही है तो क्रिएटिविटीज़ उस 9 महीने के दौरान कर रही है, तो वो राइट ब्रेन के डेवलपमेंट में सपोर्टिव रहता है। माँ जब अगर लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल कर रही है, लॉजिकल एक्टिविटीज़ कर रही है, तो लॉजिकल ब्रेन के डेवलपमेंट में सपोर्ट होता है। जब मैं इजराइल का एक रिसर्च पढ़ रहा था, डॉक्टर स्टीफन रिपेन जी का एक रिसर्च है। इजराइल अगर आज हम देखेंगे तो भारत की तुलना में मात्र 1% जनसंख्या रहने वाला देश है, लेकिन आज इजराइल पूरे विश्व में भारी है, मतलब एकदम बेस्ट है। किस बेसिस पे? तो उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी बौद्धिक क्षमताएं, उनका टैलेंट, उनकी खोज। तो ये कैसे आया उनके पास में? तो उसके बेसिस पे डॉक्टर स्टीफन जी का रिसर्च है जो कहते हैं कि आज इजराइल बौद्धिक क्षमताओं से या इंटेलिजेंस की बेसिस पे बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जन्म लेने वाली हर एक संतान जन्म के साथ में ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बनवाकर जन्म दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर माँ 9 महीने के लिए प्रीनेटल डेवलपमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है। अभी ये प्रीनेटल डेवलपमेंट का प्रोटोकॉल यानी क्या है? हमारी लैंग्वेज में वो गर्भ संस्कार कर रही है। वहाँ पे सोसाइटी में वैसा कल्चर है, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिलते ही वो माँ, जैसे हम लॉकडाउन में क्वारंटीन हुए थे, वैसे ही वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में क्वारंटीन रहती है। वो मैथ सॉल्व करती है, पजल सॉल्व करती है, ये क्रिएटिव टास्क करती है, और उसी का असर आज उस देश में हर उस इंसान के, हर उस व्यक्तिमत्व के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। और हमारे यहाँ पे ये एक्टिविटी नहीं हो रही। सो जैसे ब्रेन के लिए एक्टिविटी किया, जैसे मैं सेंसरी ऑर्गन का डेवलपमेंट, सेंसरी ऑर्गन यानी क्या है कि ग्रहण क्षमता, ग्रास्पिंग कैपेसिटीज़, तो आइज़ बन रही है, स्किन्स बन रही है, हमारे टेस्ट बन रही है, कान बन रहे, तो इनकी कैपेसिटीज़ बढ़ाने के लिए माँ अगर इन सेंसरी ऑर्गन का अच्छा कॉन्शियसली इस्तेमाल अपने सेंसरी ऑर्गन का करती है, जैसे कि म्यूज़िक सुन रही है, जैसे कि कुछ अच्छा देख रही है, ऑब्जर्वेशंस कर रही है, त्राटक कर रही है, तो उनका अच्छा असर बेबी के डेवलपमेंट में हमने देखा है। अनेक बेबीज़ में वो देखने के लिए मिलता है। सो इस तरह की कई एक्टिविटीज़ है, जैसे ब्रेन जिम एक्टिविटी हम कहते हैं, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या होने वाला है? शार्पनेस, जैसे कि राइट ब्रेन का न्यूरल फ्लेक्स, लेफ्ट ब्रेन का न्यूरल फ्लेक्स जब कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा? न्यूरल पाथ। सो दोनों ब्रेन के बीच में जब ये न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, न्यूरल पाथवे जितना ब्रॉडर बनेगा,
उतना राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट का कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ेगा। यानी जैसे हम चतुर बीरबल कहते हैं, ब्रेन क्या है, प्रोसेसर है, वो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाएगा, वो चतुरता बढ़ाएगा, आपके बेबी के अंदर की वो शार्पनेस बढ़ने में आपको मदद हो सकती है। और इसलिए ये ब्रेन जिम जैसी एक्टिविटीज़, ऐसे अनेक एक्टिविटीज़ जहाँ पे मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली बेबी के सपोर्ट में, माँ के सपोर्ट में, माँ के हैप्पीनेस में, माँ के एनर्जी में, माँ के कंसिस्टेंसी में, ये सारी परिवर्तन हम लाते हैं। ब्रेन जिम लाइक दिस वन? यस यस यस, वो सारी एक्टिविटीज, जैसे दोनों ब्रेन का इस्तेमाल, दोनों हाथ में 2 पेन लिए और दोनों हाथ से आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, आप दोनों हाथ से कुछ लिख रहे हैं, तो ये ब्रेन जिम जहाँ पे दोनों ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। ग्रेट। क्योंकि हम भी जब फिंगरप्रिंट से इसको देखते हैं ना, तो हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि ऐसे कोई एक फिंगरप्रिंट बनते हैं, एक आर्क करके बनते हैं, आर्च बनता है। अब आर्क नॉर्मली तब बनता है जब माता स्ट्रेस में रही हो, ठीक है, तो हम रिकन्फर्म करते हैं फिर कि ये स्ट्रेस वो नहीं है जो प्रेगनेंसी का जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ये वो स्ट्रेस होता है जब वो एक्सट्रीम पे होती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, वो उस पैटर्न में हमेशा हमने आर्च देखे हैं हमने। और आर्च को नर्चर करने में फिर उतना एफर्ट अपने आप में अलग लगता है। तो फिंगरप्रिंट्स, इवन जब आपने बात करी कि सेंसरी ऑर्गन्स की, तो हमने बहुत बार ऐसा देखा है, जो हमारा लेफ्ट ऑसिपिटल लोब है, जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर कोई ऐसी माता है जो गार्डनिंग करती है, नंगे पाँव जमीन पे चलती है, कुकिंग करती है, तो वो बच्चे में ट्रेट्स पाए जाते हैं। यस, एब्सोल्युटली। तो वो देखा है हमने, तो दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि आप क्या डिज़ाइन करने वाले हो। और मतलब इजराइल जैसी छोटी सी जो एक कंट्री है, जो इतनी पावरफुल है, वो वहाँ पर इस तरह का पूरा एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं। Exactly. और जो चीज़ भारत से निकली है, वो भारत में तो कम से कम तरीके से होनी चाहिए। और इतिहास के कई सारे उदाहरण है। एक उदाहरण जो हम लेंगे, नाम लेंगे, वो स्वामी विवेकानंद जी का। ओके। सो उनकी माता तो भुवनेश्वरी देवी, वो माता ने क्या किया, 9 महीने के दौरान वो पीस और स्टेबिलिटी की अवस्था में रहे, मेडिटेट किया, गर्भ संस्कार की प्रोसेस को फॉलो किया। और वही वजह है कि आज स्वामी जी मतलब कैसे बने, डिफरेंट व्यक्तिमत्व। ऐसे कहा जाता है कि मात्र 1% बेबीज जो बनते हैं उनमें से मात्र 1% है जो सबसे अधिक इंटेलिजेंट बनते हैं, मात्र 1%। बाकी तो बन रही है, बेबी तो बने ही रहे, बट वो उस 1% में या उस ग्रेट लेवल पे लेके जाने के लिए हमें ग्रेट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सो वैसा अगर करते हैं तो उसका डेफिनेटली अच्छा ही असर होने वाला है, यहाँ पे बुरा असर होने का सवाल ही नहीं पड़ता है। तो इतनी अच्छी जो प्रोसेस है, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कई सारी वीडियोस आते हैं सोशल मीडिया पे कि डिलीवरी हो गई, बेबी को कुछ तकलीफ है, प्रॉब्लम है, फिर माँ पिता तकलीफ में है, फिर रो रहे, हेल्प मांग रहे, ये सो वाई। वो जो आगे इवन जैसे अभी भी आपको भी मतलब इश्यूज़ है, आपने भी अभी बेबी को जन्म दिया है, सो डिलीवरी के टाइम मतलब कंसीव होने का न्यूज़ मिलने के बाद में गुड न्यूज़ मिलने के बाद में हर कोई एक्साइटेड है, बट डिलीवरी के बाद में अगर वही बच्चा क्रैंकी है, कुछ प्रॉब्लमेटिक है, तो माता पिता सफ़र कर रहे हैं। माता पिता तो करते ही करते हैं, बट एक सबसे बेहतर मतलब जो सबसे अधिक सफरिंग हो रहा है वो जीवन भर के लिए बेबी का सफरिंग हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। सो आज आप 9 महीने का समय ना देकर बेबी को जीवन भर का सफरिंग दे रहे, और 9 महीने में ये अगर इस तरह से आपका एनवायरनमेंट, इस तरह से आप पूरा अपनी इन एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी कर रख रहे हैं, कॉन्शियसली उस बेबी के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा असर जो जीवन भर के लिए बेबी के ऊपर रहना है। जो स्वामी विवेकानंद जी का मैंने एग्जाम्पल दिया, माँ को पहले ही पता था कि मेरा बेबी, जो माँ ने जो दिया है माँ को पता था, मेरा बेबी जो है भारत परिक्रमा के लिए जाए या शिकागो परिषद में जाए, जहाँ जाएगा वहाँ अपना छवि छोड़ कर आएगा, देश का और माता पिता का नाम रोशन करेगा, ये पता था। इतिहास का और एक उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण कौन सा? भक्त प्रहलाद जी का। भक्त प्रहलाद जी के पिता कौन? हिरण्यकश्यप, यानी वो राक्षस का बीज। सो राक्षस का बीज स्त्री गर्भ में आया। माँ ने क्या किया? माँ ने 9 महीने के लिए एनवायरनमेंट चेंज किया। माँ साधु संतों के आश्रम में स्थायी हो गई और वो सारा एनवायरनमेंट 9 महीने में कोख के अंदर बेबी को दिया, और असर क्या हुआ? बेबी कौन बना? भगवान स्वरूप भक्त प्रहलाद। ये ट्रांसफॉर्मेशन कब बना? इन 9 महीने के दौरान बनाया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल क्या, स्कूल के बाहर खड़े रहकर भी इतिहास निर्माण कर सकता है आपका बेटा भी या बेटी, आपकी संतान। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का उदाहरण है। आप बाय बर्थ वो कैपेसिटीज़ है, बाय बर्थ टैलेंट अगर है, तो स्कूल क्या, स्कूल के बाहर खड़े रहकर भी आपकी संतान आपका और आपके देश का नाम रोशन करेगी।
क्या और इसलिए वो बाई बर्थ कैपेसिटी के ऊपर हर किसी पेरेंट ने, हर किसी माँ ने फोकस करना जरूरी है। वंडरफुल। अगर थोड़ा सा और इसके पीछे लेके चलते हैं, स्पर्म क्वालिटी एक फादर की वो कैसे इम्प्रूव हो, क्योंकि उसके बाद ही तो कंसीव होंगी। डेफिनेटली बीज तो अच्छा होना ही चाहिए, और बीज अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है आजकल, बहुत प्रॉब्लम बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। और उसका मेजर रीज़न है एडिक्शंस। इवन माँ भी प्रेगनेंसी के दौरान, बिकॉज आजकल की जो फीमेल्स है वो भी कई बार एडिक्शंस करती रहती है, तो रिसर्चर्स बताते हैं ओनली एडिक्शंस ही नहीं, एडिक्शन का तो होता ही होता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि डायरेक्टली बौद्धिक क्षमताओं के लिए, मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस और बाकी बेबी के ग्रोथ रुकने के लिए ये एडिक्शंस मतलब उनकी वजह से ये ग्रोथ रुक जाता है या बौद्धिक क्षमताओं पे डायरेक्टली परिणाम होता है। इवन आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हुए फूड खा रहे हैं, जैसे मैगी है और बहुत सारी कुछ प्रिजर्वेटिव्स, फ्रेश फूड नहीं आप कंज्यूम कर रहे, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हुए आप अगर फूड ले रहे तो उसका भी डायरेक्टली बौद्धिक क्षमताओं के ऊपर असर हो रहा है। यानी 9 महीने आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल्ड नहीं है, मतलब बस जो चल रहा है चल रहा है, प्रेगनेंसी के पहले जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही जीवन अगर चल रहा है तो उसका असर बेबी के ऊपर होने वाला है, उसका असर आपके स्पर्म क्वालिटी के ऊपर हो रहा है। आज एक्सरसाइज नहीं कर रहे, टेस्टोस्टेरोन नहीं है आपके अंदर, हैप्पी हार्मोन्स नहीं है आपके अंदर, वो एनर्जी नहीं है। सेकेंड थिंग की जो एज है, एज भी बढ़ रहा है। मतलब पहले एक फर्टिलिटी के लिए अच्छा एज माना जाता है वो 28, लेस देन 28 मैक्सिमम 30, बट उस वक्त आज कंसीव नहीं हो रहा है, मतलब शादी ही नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही इस साल। अच्छा कर लेते हैं तो उनको लगता है 3-4 साल पहले तो हम एंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली और इसी वजह से फिर प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन जो फिट है, हमारे यहाँ पे अनेक एग्जाम्पल है। 46 ईयर्स की अनेक माँ है, लक्ष्मी समंतरा नाम की हमारी एक माँ है, जीएससी मॉम, बेंगलोर से साइंटिस्ट चीज़, तो लिटरली मिरेकल। मतलब पहले तो वो अमेरिका में स्थित थे, पहली बेटी है, दूसरे बेबी के लिए उन्होंने प्रयास किया, नेचुरली नहीं हो रहा था, इश्यूज थे, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, गर्भ संस्कार की इस प्रोसेस को प्लानिंग से ज्वाइन किया और उसका इतना अच्छा रिजल्ट्स मिला। उन्होंने लिटरली अपना एज रिवर्स किया है, हम कह सकते हैं। एट द एज ऑफ 46 नेचुरली कंसीव करके बेबी को जन्म दिया है, बेबी गर्ल को, और कुछ भी इश्यूज नहीं है। ये तो छोड़िए, शीला सिंह नाम की हमारी एक जीएससी मॉम है, एट द एज ऑफ 48 बेबी गर्ल को जन्म दिया है, कुछ भी इशू नहीं है, 48 एज। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये कैसे हो रहा है? तो हमें अपने ऊपर काम करना होगा। स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होने ही वाले हैं। तो दोनों का रोल है, मदर का भी, फादर का भी रोल है। अच्छा, जब हम मेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो मेंटल वेलबींग में ना इमोशनल हीलिंग हो गई, ग्रेटिट्यूड हो गया, फॉरगिवनेस हो गई, क्योंकि देखिए इम्पल्सिवनेस तो बढ़ रही है, करेक्ट, एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, और एक्सपेक्टेशन मतलब हम तो देसी भाषा में बोलते हैं माँ है मिसअंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। तो इस चीज़ में ना हम जो बेसिक थे हमारी चीज़ें भूल गए, माफ़ कर देना, थैंक यू रखना, एक दूसरे के प्रति विनम्रता रखना, रिस्पेक्ट रखना। तो अब जहाँ कपल में सुबह झगड़ा हो रहा है, रात को वो सेक्स कर रहे हैं, अब उस समय अगर वो कंसीव कर भी रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ स्पर्म शायद अच्छा भी होगा, लेकिन जो कंसीव कर रहा होगा, जो हिट कर रहा होगा, वो कैसे पता लगेगा? तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये, मतलब आप एग्जाम्पल्स से आप बताना, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम पेरेंट्स को तो कई बार बोलते हैं, जो नए जो हमारे पास रिलेशनशिप काउंसल्स के लिए भी आते हैं तो हम उनको गाइड भी करते हैं, लेकिन फिर भी उस तरह सोच ही नहीं रहे हैं, तो एक हमें लगता है गैप है वहाँ पर। तो इसीलिए वो बीज शुद्धि का जो प्रोग्राम कहा हमने कि वहाँ पे पहले प्रिपेयर करवाया जाता है। आप झगड़ रहे और फिर बेबी के बारे में जा रहे तो फिर डेफिनेटली कुछ मतलब बेबी लाकर भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेबी तकलीफ में जीने वाला है जीवन भर, बेबी को तकलीफ आप देने वाले। मतलब इतना एक्साइटेड ये मोमेंट है लाइफ का। मतलब कहते हैं ना कि एक स्त्री का जो भविष्य है, स्त्री जो है, स्त्री का जीवन जो है, स्त्री का जीवन मातृत्व के अलावा अपूर्ण कहा जाता है। सो स्त्री पूर्णता पाने के लिए उनके जीवन का, पिता का भी जीवन जो है, मतलब पितृत्व प्राप्त करने के बाद में जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। मतलब सिर्फ संतान बोल के बेबी को नहीं लाना है, बल्कि एक व्यक्तिमत्व बोलकर सोचना है कि एक व्यक्तिमत्व हम अगर इस दुनिया में, हम अगर कल जॉब पे कोई एक पर्सन हायर कर रहे हैं तो भी हम 10 चीज़ें चेक करते हैं, वो क्वालिफाई है कि नहीं।
तो आपके प्यार की निशानी हम कहते हैं, पति पत्नी के प्यार की निशानी, वो निशानी अगर जन्म लेने जा रही है तो क्या ऐसे ही हम इग्नोरेंस में चलो, मतलब पता नहीं एडिक्शंस कर रहे हैं, वो अल्कोहल लिया है उस वक्त भी शायद मतलब कंसीव हो रहा है, तो वो क्या इम्प्लीकेशंस उसके हो सकते हैं। सिर्फ ये नेचर का, अगर नेचर को हम फॉलो करेंगे ना तो नेचर हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। जो मैंने किसान का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे ही हमें पता चलता है किसान अगर उस बीज की केयर नहीं करता है, अच्छा बीज नहीं बोता है, तो क्या होता है वो हर किसी को पता है। मतलब फाइनली डोंट बी ए एक्सीडेंटल पेरेंट, बी ए अवेयर पेरेंट। अवेयर पेरेंट, कॉन्शियस कंसीव कहते हैं, कॉन्शियस कंसीव होना चाहिए, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस कंसीव होना चाहिए। हाँ, पहले ऐसा सिस्टम होता था, मैंने पढ़ा भी है, या जब ऋषि मुनि जब बेबी प्लान करते थे तो उनका प्रोसेस होता था, पूरा प्रोसेस होता पूजा था, पाठ करके नहा धोकर अपना पूरा एकदम इवन प्रोसेस था। ऐसे मैंने भी पढ़ा है, सुना है कि मतलब वो मुहूर्त देखकर मतलब कंसीव करने के लिए करते थे। तो इतना चीज़ों को इसलिए देखते कि उनके लिए ना एक जीव, वो जीव नहीं है, वो मतलब आगे 7 पुश्तें वो डिसाइड करने वाला है। एग्जैक्टली ये जो आपने अभी थॉट रखा ना, वो बहुत मायने रखता है। वो उस थॉट से वो दिमाग में है ही नहीं है, बस एन्जॉयमेंट में हम कंसीव कर रहे हैं, और एन्जॉयमेंट में अगर वो एस्पेक्ट से हो रहा है तो आने वाली पीढ़ी कैसे होगी। हमने सर एक पॉडकास्ट किया था, डॉक्टर अंशुमान सिंह है जो कैंसर सर्जन है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही थी। कहते यार विकास, प्रॉब्लम इस बात पे आ रही है कि मान लो किसी ने अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ लिया, डायबिटीज़ हो गई, अब वो डायबिटीज़ आपको हुई है या आपने आगे वाली जनरेशन को गिफ्ट में दे दी? अब एग्जैक्टली जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफ़र होगा वो, तो आपने एक तो उसके अंदर डाल दिया ऐसा, तो आप अपना अगर केयर नहीं कर रहे हो और ऊपर से किसी और को इनवाइट कर रहे हो अपने गर्भ में, अपनी फैमिली में, तो आप इनकम्प्लीट हो और साथ में एक प्रॉब्लम और क्रिएट कर रहे हो। तो या तो अपना खुद का ध्यान रखना इसलिए भी जरूरी है, उसका जो कंसीविंग कर रहे हैं उसलिए भी जरूरी हो जाता है। एग्जैक्टली इसलिए मैं एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे मोबाइल फ़ोन है, अभी एक मोबाइल फ़ोन बना या 100 बने, फिजिकल बॉडी देखकर हम मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदते, हम क्या खरीदते हैं उसके अंदर की कैपेसिटीज देखकर, उसके अंदर का जो प्रोसेसर है उस प्रोसेसर को देखकर खरीदते हैं, उसके अंदर का जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको देखकर हम खरीदते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसने OS बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि बग्स है, प्रॉब्लम्स है, तो अभी एक मोबाइल या 100 मोबाइल, वही सॉफ्टवेयर, इसी मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वही कॉपी होकर दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा, वही सॉफ्टवेयर जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर सेम जा रहा है, तो मतलब इसके अंदर बग है तो उसके अंदर भी बग जाने वाले। सो जेनेटिकली ट्रांसफ़र जो हम प्रेगनेंसी में कहते हैं, वो जीन्स यानी क्या है? जैसे कि हम अभी बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, हम बात करते समय हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेट भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, मतलब पैर के नाखून से लेके सिर के बालों तक लाखों ग्रंथियां काम कर रही है, अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम काम कर रहा है। वो कौन करवा रहा है? वो ऑटोनोमस सिस्टम है, उसे कहते हैं OS, कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम कहेंगे OS। अभी ये OS कहाँ से आया? ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आया? माता पिता से आया। माता पिता का जो सॉफ्टवेयर है, आपने जो बात कही कि माँ को अगर डायबिटीज़ है यानी क्या? माँ के अंदर की जो पैनक्रियाज है, इंसुलिन निर्माण करने वाली ग्रंथियाँ है, वो अभी डिस्टर्ब हो चुकी है, उनका प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो चुका है, वो अभी बैलेंस नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो गड़बड़ हो गया है, वो फैक्ट्री अभी बंद है अंदर की इंसुलिन निर्माण करने वाली। अभी यही बंद फैक्ट्री वाला वो जो प्रोग्रामिंग है वो कॉपी हुआ, वो बच्चे के अंदर उस नेक्स्ट आने वाले उसमें वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपी पेस्ट हो गया। तो इनके अंदर नहीं है तो उनके अंदर भी नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स प्रेगनेंसी में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर नहीं देने हैं, मतलब गिफ्ट नहीं करने हैं प्रॉब्लम्स बेबी को, तो प्रेगनेंसी के पहले से आपको केयर करना होगा। मिनिमम ऐसा कहा जाता है कि 90 डेज़ में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। एटलीस्ट मिनिमम 90 डेज़ आप कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली मैंने कई बार देखा है हमारे कम्युनिटी में, आप देखेंगे ना तो 10-10 साल जिन्होंने 2-2, 5-5 बार IUI IVF करके भी जो लोग कंसीव नहीं हुए, ऐसे लोग नेचुरली कंसीव हुए। एक इंदौर की माँ है, इंदौर से बिलोंग करती है, ज्योति मालवीय उनका नाम है, यूट्यूब पे उनका वीडियो मैंने रख दिया है हमारे चैनल पे। तो वो माँ, मतलब पति उनके दिल्ली में है, काम बैंक में है,
उन्होंने जो शेयर किया वो मैं बता रहा हूँ कि उनका एक फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक था, वो निकालना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम्स हुए, एक ही फॉलोपियन ट्यूब था, फिर भी वो कंसीव नहीं हो रहा था। 32 ईयर का एक डॉक्टरों का एक्सपीरियंस है बोल के उन्होंने बेंगलोर में IVF किया ताकि वो एक्सपीरियंस रहे और फिर जल्दी हो जाएगा बोल के। वहाँ पे भी नहीं हुआ, बहुत सारा प्रयास किया कि नहीं हो रहा। डॉक्टर बोले कि अभी नेचुरली तो कंसीव पॉसिबल ही नहीं है आपको, बट आपको अभी डोनर लेकर कंसीव करना होगा। अच्छा। बिकॉज वो फर्टिलाइज कर फिर हमें ये करना होगा। इन बिटवीन वो माँ ये ऑनलाइन पे मुझे सुना, और सुनने के बाद में उनको कही तो अभी कैसा होता है कि 10 जगह जाके इतने पैसे खर्च करके जब इतना सारा पेन होता है तो लोग हर जगह पे मतलब होप्स दिखता है तो इमीडिएटली जाते हैं। तो माँ को थोड़ा बहुत होप दिखा कि चलो ये भी करके देखते बोल के माँ ने प्रेगनेंसी प्लानिंग से हमारे कोर्स में एनरोल किया। एनरोल करने के बाद में ये 3 महीने का जो बीज शुद्धि का प्रैक्टिस है जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल और कई सारी एक्टिविटीज़, वाटर एंड बहुत सारी मेडिटेशंस, जो मेरे ट्रांस है, एटोसेशन ट्रांस, वो ये सारी चीज़ें पति पत्नी दोनों को हम देते हैं। तो दोनों ने फॉलो किया और ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन में 2 महीने के बाद वो नेचुरली कंसीव हुए, जो कि डॉक्टरों ने कहा था कि आपको नेचुरली कंसीव होना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वो माँ नेचुरली कंसीव भी हो गई, 9 महीने कंप्लीट भी किए, उनको बेबी बॉय हुआ। वो बेबी को लेकर पुणे में हमें मिलने के लिए आए। सर मतलब दिस इज़ मिरेकल फॉर अस। सो ऐसे अनेक एग्जाम्पल है। 48 एज में ज्वाइन हुई ये शीला सिंह मैडम है, उनका भी ऐसा ही किस्सा है कि पहली वाली उनकी बेटी थी, बड़ी बेटी का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, डेथ हुई उनकी। वो माँ अकेली है और वो मतलब सह नहीं पाई, उनको तो अभी अकेली है, हस्बैंड नहीं है, लेकिन माँ को बेबी वापस चाहिए था। अभी इमोशंस रहते हैं। 18 साल की बेटी उनकी गई, रहते हैं क्यों नहीं रहते। तो माँ ने धैर्य दिखाया, माँ बोली कि नहीं मुझे चाहिए, मैं मेरी बेटी को वापस लाऊंगी। और 48 एज में वो आती है ये प्रोग्राम, और वो मोटिवेट कहाँ पे हो गई कि जब हमारा ये प्रोग्राम देखा, अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमारा रहता है वो देखा, और वो देखने के बाद में माँ के अंदर होप जागृत हुआ। माँ बोली कि नहीं मुझे चाहिए बेबी, और फिर उन्होंने डोनर लेकर कंसीव किया। आज उनकी बेटी है, 48 में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और बहुत ब्रिलियंट, बहुत होशियार ऐसी बेटी है। नागपुर जब हम जाते हैं हर टाइम समय वो बेटी को लेकर मिलने के लिए आते हैं। क्या बात है। और इस केस में मुझे लगता है आपको भी सोचने पे मजबूर किया होगा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सर मेरा मतलब ये प्रोसेस, मैं खुद के बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि मैं इस प्रोसेस के लिए, मतलब इसके लिए, इस कार्य के लिए मुझे चुना गया है। नहीं तो एक मैकेनिकल इंजीनियर आज गर्भ संस्कार करने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं 13 साल टाटा मोटर्स में जॉब किया हूँ। जो मेरा पैशन रहा है हिप्नोसिस, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग, ये अनेक लोगों को स्ट्रेस के ऊपर मैं काम करवाता था। सो हुआ क्या, जब आप फिंगरप्रिंट के बारे में बता रहे थे तो मैं 13 साल बच्चों के ट्रेनिंग के लिए काम किया, मतलब अलग अलग बच्चों को गाइड करते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो ऐसा ही हुआ कि क्यों आज ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे की एक वजह मैं बताना चाहूँगा कि अनेक कपल्स आते थे। ऐसे ही एक कपल आया था अपने बच्चे के कंप्लेंट लेके, बेटा था उनका, बेटे के कंप्लेंट लेके वो सामने बैठे थे, हमारा डिस्कशन चल रहा था। नॉर्मली हम माता पिता से अलग बात करते थे, बच्चे से अलग बात करते थे काउंसलिंग के दौरान। तो माता पिता बोलने लगे, मतलब ये इशू है, वो इश्यूज़ है, सारे इश्यूज़ बताने लगे। उनके एकेडमिक्स को लेके इश्यूज़ थे। तो पिता का फ़ोन बजा, पिता ने कहा कि सर एक इम्पॉर्टेंट फ़ोन है। बोला ठीक है। वो पिता फ़ोन लेके बाहर गए और सामने बैठी हुई माँ रो पड़ी। मुझे समझ में नहीं आया कि ये अचानक से रो क्यों रहे। मैंने पूछा मैडम क्या हुआ, तो माँ ने बताया कि सर आज मेरे बेटे को लेकर जो सारे इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं, शायद इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं बोला क्यों? तो माँ ने कहा कि सर प्रेगनेंसी के दौरान, ये जब मेरे कोख में था उस वक्त जो इश्यूज़ थे, जो हमारा एनवायरनमेंट था, जो हमारे घर में जो चल रहे थे झगड़े और ये सारा जो प्रॉब्लम्स थे, शायद उसी वजह से मुझे ऐसी संतान मिली है। माँ बोलकर चली गई, लेकिन उस रात मेरे दिमाग में यही सोच रहा कि सच में 9 महीने के इस प्रेगनेंसी के 9 महीने का असर जन्म के बाद के व्यक्तिमत्व के ऊपर हो रहा है। और वहाँ से मुझे लगा कि ये टॉपिक के ऊपर हमें रिसर्च करना चाहिए।
और तब जाके जब हमने अलग अलग ये गर्भ संस्कार क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, तब इज़राइल के बारे में पता चला। और तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जन्म के बाद का जीवन जन्म के पहले के 9 महीने के ऊपर ही निर्भर करता है। और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो कार्य है, ये इम्पोर्टेंट कार्य है आज का पीढ़ी में। आज की मतलब माँ क्या कर सकती है इस दुनिया में? अगर कोई ग्रेट है ना, पिता बीज दे रहा है, लेकिन पिता से आए हुए बीज को स्वभाव स्वरूप संस्कार और कैपेसिटी का वरदान देने का कार्य माँ कर रही है। माँ डिज़ाइनर है। और इसलिए दुनिया में अगर कोई ग्रेट है वो है स्त्री, क्योंकि आने वाला बच्चा बेटा हो या बेटी हो, उनको संस्कार देने का कार्य, उनको वो क्वालिटीज़ देने का कार्य माँ कर रही है। और इसलिए माँ अगर चाहेगी, सोचेगी, निर्णय और निश्चय करेगी तो परिवर्तन ला सकती है। माँ विश्व को जन्म दे रही है, सिर्फ बेटा या बेटी को जन्म नहीं दे रही है। और वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ, और वहाँ से मैं हर माँ को बताते आया हूँ कि आपके कोख में सिर्फ आपका बेटा या बेटी नहीं है, आपके कोख में एक भारत रत्न पल रहा है। और वो सोच रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। मुझे मेरे लाइफ को उस दिन पर्पस मिला। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में हमेशा रिग्रेट रहा है, मैं अपनी माँ को नहीं देख पाया हूँ। मैं 7 मंथ का था तभी मेरी माता जी गुजर गई, और आज तक मुझे पता नहीं वो कैसी दिखती थी। ना फोटोग्राफ है, ना कहीं कभी मैंने देखा ही नहीं। और उस वजह से मन में जो हमेशा रिग्रेट रहा करता था कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। जिस दिन ये मुझे सामने, ये टॉपिक मेरे सामने आया, उस दिन अंदर से आवाज़ मिली कि तू अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया तो क्या, इस कार्य के माध्यम से तू इस विश्व की, इस भारत की हर माँ को मदद कर सकता है। और बस उसी एक हेतु से मैंने टाटा मोटर्स को रेजिग्नेशन दिया। और कहते हैं ना कि जब ऐसे अंदर से कुछ आता है, हम कार्य करना शुरू कर देते हैं, कारवा अपने आप बनते जाता है। 6 साल में इतने लाखों लोग जुड़ गए, 30 से भी अधिक कंट्रीज से जुड़े। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आज लगभग 200 से भी अधिक MBBS गायनेकोलॉजिस्ट उनकी प्रेगनेंसी में हमारे साथ में जुड़े, इस कोर्स को फॉलो कर रहे, इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे। और ये जब आपके पास स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं ना, या तो डायरेक्शन अपने आप मिल जाता है। बहुत अच्छा फास्ट होती है ग्रोथ उसके बाद भी। सर हमने ना एक पॉडकास्ट किया था ग्रेटिट्यूड के ऊपर, एक मोनिका सिंघल जी उनके साथ। ओके। बड़ी बात चल रही थी ग्रेटिट्यूड के ऊपर, आभार कितना असर डालता है आपके पूरे शरीर पर, आपके पूरे व्यक्तित्व पर। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि आपका पूरा जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है। या इसमें 36 लाख करोड़ के आसपास सेल्स हैं। हर सेल की अपनी एक मेमोरी है, या अपनी मेमोरी है, उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है, उसका अपना एक ब्रह्मांड है। जैसे हम पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी का अपना एक पूरा सौर मंडल है, तो हर सेल का अपना एक सौर मंडल है। तो कहते हो जब 36 लाख करोड़ अणुओं के अंदर से अगर ये निकल रहा है कि आभार हूँ, मैं विनम्रता में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, तो आपकी बॉडी वैसे वाइब्रेट करेगी, वैसे आपका ऑरा बन जाएगा। एब्सोल्युटली। तो ये पूरा प्रोसेस किसी भी एक पेरेंट के लिए, या जो अपकमिंग पेरेंट है, एस्पायरिंग पेरेंट्स हैं, उनके लिए कैसा है? सर कैसा है कि कहा जाता है कि वेरी फोकस थिंग स्टार्ट ग्रोइंग। मतलब आप जहाँ पे फोकस करते हैं वही चीज़ें आपके जीवन में ग्रो हो रही है। सो आप जब ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो आप क्या फोकस कर रहे हैं? अच्छे चीज़ों को ग्रैटिट्यूड किस लिए दिया जाता है? इसलिए ताकि अच्छी चीज़ें। मान लो कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, फिर भी आपने कहा कि धन्यवाद, थैंक यू। मतलब थप्पड़ मारने के बाद में आपके मन में क्या है? क्रोध की भावना नहीं है। आपके मन में क्या है कि शायद रहेगा उसको कुछ प्रॉब्लम रहेगा, शायद कुछ तो इसके इश्यूज रहेंगे। तो आप उसको गलत नहीं ले रहे, आप उसको पॉजिटिव ले रहे। मतलब सिर्फ पॉजिटिविटीज़ ही आप सोच रहे हैं, तो एक एक सेल रिचार्ज हो जाता है जब हम अफर्मेशंस करते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं। सो हमारा फोकस पूरी तरह से पॉजिटिविटी के ऊपर बना हुआ है, तो नेगेटिविटीज़ आने का सवाल ही नहीं होता है। और ग्रैटिट्यूड में वही तो हम कर रहे हैं, हमारा फोकस पूरा पॉजिटिविटी पे है। और जब पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है तो एक एक सेल, जैसे हर सेल की मेमोरी है। अगर सेल बायोलॉजी को अगर हम देखेंगे तो सेल बायोलॉजी में क्या बताया कि कैसे हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ है। हमारे हर एक सेल का अपना अपना एक जीवन है, हर अपने सेल की एक अपनी अपनी लाइफ है। ये जब इंडिविजुअल सेल्स को पता चला कि हम इंडिविजुअल रहेंगे तो हमारा लाइफ बहुत कम है, तो सेल्स ने ऐसा डिसाइड किया कि एक सर्टन पैटर्न में बिहेव करने वाली सेल्स एक साथ जुड़ गई। कम्युनिटी इज़ द पावर। तो उनको लगा, सेल्स को लगा कि हमारी कम्युनिटी बननी चाहिए। इंसान या ये नेचर सृष्टि कैसे बनी, जो मैंने सेल बायोलॉजी के ऊपर मेरा जो पढ़ाई है, मैंने जो पढ़ा है उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो इस सेल्स को लगा कि हमें एक साथ रहना चाहिए, झुंड में रहेंगे तो हमारा पावर बढ़ेगा। तो फिर सर्टन पैटर्न वाली सेल्स एक साथ आ गई,
और उन्होंने एक साथ रहना चालू किया। जब एक साथ रहना शुरू किया तब उनको रियलाइज़ हुआ कि अब हम एक साथ तो रह रहे, लेकिन हमारा कोई तो मुखिया होना चाहिए, हमें कोई तो मॉनिटर करने वाला रहना चाहिए, हमें कोई तो वो हर चीज़ मतलब प्रॉपर उस टाइम पे करवाने वाला चाहिए। तो फिर उस सेल्स ने मिलाकर हमारा ब्रेन निर्माण किया, उसको कंट्रोल दिया कि तुम हमें ऑपरेट करो। बट ये निर्माण किसने किया? सेल्स ने ही तो किया। और यही बात मैं प्रेगनेंसी में भी बताता रहता हूँ कि आज एक माँ है, बेबी एक दिन में बन रहा है क्या? आज कंसीव किया कल डिलीवरी हुआ, ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। तो बेबी बनने के लिए 9 महीने का पूरा प्रोसेस है। तो इस 9 महीने के प्रोसेस में हर रोज माँ के शरीर में क्या हो रहा है? लाखों सेल्स निर्माण हो रही है। जो सेल्स बन रही है, मान लीजिए कि आज आपके शरीर में सेल्स बन रही है, आज आप क्या है? बहुत क्रोधित है, बहुत दुखी है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत प्रॉब्लम में है। तो जब आप दुख में है, गिव अप किए हुए, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, फियर में, ऐसे वक्त, ऐसे इमोशंस में जब नई सेल्स बनेंगी तो उस नए सेल्स की इमोशंस क्या रहेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव ही रहेंगी। और वही जो सेल्स बनी है, मान लो कि 2 लाख सेल बनी है, अभी बेबी को कौन बना रहा है? यूट्रस में जो बेबी बन रहा है बाहर से कोई आकर बना रहा है? नहीं। बेबी कैसे बन रहा है? कैसे ग्रो हो रहा है? सेल से बन रहा है। और वो उस बेबी के शरीर को जुड़ने वाली हर एक सेल कहाँ से आ रही है? वहीं से माँ के शरीर से आ रही है। मतलब जो सेल्स माँ के अंदर बन रही है उन्हीं में से कुछ सेल जाकर बेबी को जुड़ रही है और बेबी का शरीर बन रहा है। और 9 महीने माँ अगर ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रॉब्लम में रहेगी, दुख में रहेगी, तो बेबी कैसा बनेगा? सिंपल सा साइंस। मतलब मुझे तो वो बात याद आ रही है जो भगवद गीता में कहेगी, आप जो भी हैं अपने कर्मों की वजह से हैं, आपके कर्म ठीक कर लीजिए तो आपकी आने वाली संतान ठीक हो जाएगी। तो कर्म यानी क्या है कि आज का आपका, आज जो आप कर रहे हैं वही तो कर्म है। 9 महीने में माँ क्या कर रही है? और माँ पिता का कर्म अच्छा नहीं है तो वो कर्म मतलब उस संतान के रूप में शायद वापस आ रहे। बहुत ही बढ़िया। सो जो देंगे वही वापस मिलेगा ना। विष्णु सर, आज मुझे लगता है कि आज हमारी ऑडियंस को ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगी होंगी कि अनअवेयर होने से अच्छा है अवेयर होना, और अवेयर होने से और भी बेहतर है कॉन्शियस होकर अपने उन कामों के लिए पूरा ध्यान लगाना जो आपके आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी को सब कुछ चेंज कर सकता है। एग्जैक्टली। हम मतलब 1,000 रुपये का सिप करते हैं ना तो भी 4 लोगों को फ़ोन करते हैं, इससे इस जगह कर लूँ क्या, सेफ रहेगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, या कहीं पे भी पैसा लगाते हैं तो कितनी बार, मतलब एक घर लेते हैं जब तो घर के लिए अड़ोस पड़ोस चेक करते हैं, बिल्डर कैसा ये चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करते हैं। आप अपने घर में किसी को बुला रहे हो, कम से कम बैठो तो सही, बात तो करो। आज मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ, ये ज़रूर है, पहले क्यों नहीं मिले पहले क्यों नहीं मिले, ये बात है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है ऑडियंस को भी आज बहुत नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच इतने ही वैल्यूबल टॉपिक पर बात करने के लिए। लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन पूरा होता है, नहीं होता, मेरा होता है, क्योंकि ये गर्भधारण संस्कार मेरे मन में बहुत समय से टॉपिक था और ये तब आया जब मेरे घर में, जब मुझे पता लगा। अगली बार जरूर याद रखना मैं हूँ सर अब 2 हो गए और इस 40s के अंदर 2 बहुत है, अभी एक नहीं बता रखा नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं ऑडियंस को एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में 10-12 संतानों को जन्म दिया जाता होती थी। आज हम 1 या 2 संतान को जन्म दे रहे हैं। तो मेरा हर माँ पिता से जिक्र रहता है कि 1 या 2 संतान जो भी लाने जा रहे वो फोकस करके कॉन्शियसली, जागरूकता से, गर्भ संस्कार के प्रोसेस को फॉलो करके इस तरह से अगर लाएंगे तो जरूरी नहीं 10 संतान होने की, वो एक ही संतान जो दुनिया में आपका और इस देश का नाम रोशन करेगी। बहुत ही बढ़िया। हम कई बार मजाक में कहते हैं सर, जैसे पहले 10 संतान होती थी, भगवान ने 100 ग्राम दिमाग देना था तो 10 में बट गया। और जैसे माँ बाप जो कंप्लेन करते हैं ना कि मेरा बच्चा ऐसा है, इतना हाइपर एक्टिव है या इतना शरारती है, सुनता नहीं है, मैं कहूँ 100 ग्राम अब 2 जनों में आ गया या 1 जने में आ गया, तो अब हम पेरेंट 10 ग्राम वाले बच्चा 100 ग्राम वाला, तो इसलिए वो देयर इज ए डिफरेंस। लेकिन थैंक यू सो मच। मुझे लगता है इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ये ऑडियंस बताएंगे, ऑडियंस कमेंट करेंगे तो हम दोबारा मैं मिलना चाहूँगा। जरूर इस पे मैं ऑडियंस को भी सर मतलब बताना चाहता हूँ कि जरूर आपको आज का ये हमारा डिस्कशंस, और थैंक्स कि आपका जो ज्ञान है, मतलब मनोविज्ञान के ऊपर आप भी बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं और आपका खुद का उसके ऊपर नॉलेज है, तो ये जुगलबंदी अच्छी रही। बहुत अच्छे प्रश्न आपने मुझे किए और उस वजह से शायद ये प्रश्न सिर्फ मतलब आपके नहीं थे,
यू आर रिप्रेजेंटिंग द ऑडियंस, बिकॉज अभी अभी आप पापा बने हैं तो आपने वो सारा एक्सपीरियंस किया है, तो एक्सपीरियंस से आया हुआ है, ये अनेक सारे प्रश्न थे और इसीलिए शायद बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपने किए। आपको ऑडियंस को मैं पूछना चाहता हूँ, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस हर घर तक पहुंचनी ज़रूरी है, हर माँ बदलनी चाहिए। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अगर देश को बेहतर बनाना है तो पहले इस देश की हर गर्भवती माँ को बेहतर बनना होगा, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसी ग्रेट संतान को पाना है तो पहले हर माँ को जिजा माँ बनना होगा, क्योंकि जब तक ये जिजा माँ नहीं बनेगी तब तक शिवबा नहीं आ सकते, वैसी संतान नहीं आ सकती। हर घर की माँ जिजा माँ जैसी बननी चाहिए। सो ग्रेट माँ बननी ज़रूरी है, और उस माँओं को मदद करने के लिए मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 9 महीने इम्पॉर्टेंट है, वो किसी कीमत पे वापस नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके पहचान में यदि कोई आपकी फ्रेंड है, बहन है, भाभी है, कोई भी है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अभी भी शादी हुई है या अभी प्रेग्नेंट है, तुरंत उनको ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयरिंग आने वाले भारत की पीढ़ी को बदलेगा। सो ज़रूर मैं सभी को अपील करता हूँ कि आप इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया। और आप सर को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर लो, बहुत वैल्यूबल कंटेंट मिलेगा आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।